कैसी हो क्लास 10th आईसीएसई की जनता। तो भाई तुम्हारे प्री बोर्ड बहुत पास आ गए होंगे और बोर्ड एग्जाम की नर्वसनेस एकदम पीक पर होगी इस टाइम पर। तुम्हारी प्रिपरेशन बोर्ड एग्जाम की एकदम टॉप नॉच हो, इसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है बैक बेंचर सीरीज 2.0। तुम में से बहुत सारे लोग ऑलरेडी इस सीरीज को फॉलो कर रहे हैं और तुम्हारा जो प्यार हमें मिल रहा है वो हमें लगातार मोटिवेट कर रहा है तुम्हारे लिए और बेहतरीन काम करने के लिए। हमारी पूरी टीम वेदांत मेंटर्स की, मैं विशाल सर, रचित सर, रिया मैम तुम्हारे लिए मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो के सारे गजब गजब के लेक्चर वन शॉट में लाकर तुम्हें दे रहे हैं ताकि तुम अपने चैप्टर्स को एकदम जीरो से हीरो कवर कर लो वन गो में। आज केमिस्ट्री के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेटलर्जी टॉपिक के बारे में। अब एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है क्योंकि बहुत सारी चीजें रिएक्शन बेस्ड और इंफॉर्मेशन बेस्ड ये तुमसे तुम्हारे एग्जाम में इस पर्टिकुलर चैप्टर से पूछी जाती है। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अपना डिस्कशन हम आज का स्टार्ट करते हैं। मेटलर्जी में सबसे पहले ना मेटल नाम आ रहा है तो इसका मतलब मेटल के बारे में हमें बात करनी है, तो थोड़ी बहुत मेटल के बारे में बात कर लेते हैं। अब मेटल की बात करें किसके साथ, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच में कंपैरिजन हम लोग समझते हैं क्योंकि पीरियोडिक टेबल में मोस्ट ऑफ द जितने भी एलिमेंट है आप उन्हें मेटल नॉन मेटल की कैटेगरी में ब्रेक डाउन कर सकते हो। कुछ ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिन्हें हम मेटलॉइड्स बोलते हैं। फिलहाल इसमें हम लोग मेटल और नॉन मेटल के बारे में बात करेंगे। तो यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे मेटल नॉन मेटल में मेजर डिफरेंसेस क्या है। जैसे सबसे पहले मेटल के बारे में बात कर सकते हैं कि जो मेटल्स होते हैं ये हाई टेम्परेचर पर वेपराइज होते हैं और नॉर्मली ये आपको हार्ड सॉलिड के फॉर्म में मिलते हैं। बट नॉन मेटल तुम्हें सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में मिल सकते हैं। जैसे कार्बन एक नॉन मेटल है, सॉलिड फॉर्म में हमें मिल जाता है। उसी की बजाय जो क्लोरीन है वो एक नॉन मेटल है बट गैस के फॉर्म में मिलती है। ऑक्सीजन एक नॉन मेटल है, वो गैस के फॉर्म में मिलती है। ब्रोमीन एक नॉन मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो जो नॉन मेटल्स होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड, गैस किसी भी फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। दूसरा, मेटल्स का लस्ट्रस नेचर होता है, यानी मेटल्स को अगर लाइट के सामने आप रखोगे तो वो शाइन करते हैं। बट जो नॉन मेटल्स होते हैं दरअसल में उनमें लस्टर लैक करता है। अब इसके पीछे रीजन होता है दरअसल में मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन होने की टेंडेंसी। मेटल के फ्री इलेक्ट्रॉन्स उस पर लाइट जब पड़ती है उसे एब्जॉर्ब करके कई सारा पोर्शन ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट कर देते हैं और इसीलिए मेटल्स हमें लस्ट्रस दिखाई देते हैं। अब कई बार बुक में बस ये मेंशन होता है कि मेटल लस्ट्रस है और बच्चे ये जानने की कोशिश ही नहीं करते कि मेटल लस्ट्रस क्यों है। और कई बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में इसी के ऊपर सवाल आ जाता है कि भैया ऐसा क्या है मेटल के अंदर जो उसे लस्ट्रस बनाता है। तो यार इन वीडियोस में हम ऐसी हर डिटेल बात करते हुए चलेंगे कि तुम्हारा नॉलेज पूरा एकदम जैसे मैंने बोला ना जीरो से हीरो कवर हो, ताकि एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चन आए तुम उसे जरूर कवर कर लो। और एक और इंपॉर्टेंट बात, ये सारे नोट्स तुम्हें पीडीएफ फॉर्म में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल ही जाएंगे, बट ये मेरी एडवाइस है कि आप सारे नोट्स खुद से बनाते हुए भी साइमल्टेनियसली चलते रहो तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। बाकी आगे बात कर लेते हैं। इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट मेटल्स में काफी हाई होते हैं। नॉन मेटल्स के जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होते हैं यूजुअली लो होते हैं। एक दो एक्सेप्शंस हो सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलेगा आपको। मेटल की डेंसिटी बहुत हाई होती है एक्सेप्ट ऐसे मेटल्स जो एल्कली मेटल के अंदर आते हैं जैसे सोडियम, पोटेशियम, इनकी थोड़ी सी डेंसिटी लो होती है। नॉन मेटल की डेंसिटी लो होती है क्योंकि आपको पता है कि नॉर्मली आपको सॉफ्ट सॉलिड मिलते हैं या लिक्विड या गैस मिलते हैं, तो ऑब्वियसली डेंसिटी इनकी क्या होगी, कम होगी। मेटल्स दरअसल में आसानी से मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें आप किसी मटेरियल को पीट कर दुम्बा नहीं बनाओगे, आप उसे पीट कर उसकी पतली शीट्स बनाओगे। और मेटल्स यूजुअली बहुत ज्यादा मेलेबल होते हैं। अब जैसे दिवाली का सीजन है तो आपको पता होगा दिवाली में जो मिठाइयां मिलती हैं, जैसे खास तौर पे वन ऑफ द फेवरेट मोस्टली सबकी होती है शायद काजू कतली, तो उसके ऊपर एक ना चांदी का वर्क लगा होता है, चांदी की एक फॉइल लगी होती है। और नोटिस करो वो फॉइल कितनी पतली होती है। वो इतनी पतली फॉइल कैसे बनी, क्योंकि चांदी बहुत ज्यादा मेलेबल है भाई। उसको पीट कर उसकी इतनी पतली पतली फॉइल्स बना देते हैं कि एज ह्यूमन हम वो फॉइल खा भी सकते हैं, कंज्यूम कर सकते हैं, इतनी पतली वो फॉइल्स हो जाती हैं। कुछ जरा से पतले जरा से एटम्स की लेयर होती है वो। लेकिन इसके कंपैरिजन में नॉन मेटल्स दरअसल में नॉन मेलेबल होते हैं। साथ ही साथ अगर मेटल को हम स्ट्रेच करें तो उनके वायर्स बन जाते हैं। हमारे घर में जितनी भी वायरिंग हुई है, कॉपर वायरिंग हुई है, तो ये वायर बनने की जो प्रॉपर्टी है इसे डक्टिलिटी बोलते हैं। और मेटल्स आर डक्टाइल बट नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल। इसके अलावा मेटल एलॉय और अमलगम्स बहुत ही आराम से बना लेते हैं और बहुत ही यूजफुल होते हैं मेटल्स के एलॉय, जैसे कि ब्रॉन्ज, कॉपर का एलॉय है, टिन का एलॉय है, जिंक का एलॉय है, जो कई जगह इस्तेमाल होता है। सोडियम अमलगम एक ऐसा एलॉय है जिसमें हम मरकरी और सोडियम को मिलाते हैं, बहुत सारी रिएक्शंस में इसका इस्तेमाल होता है। बट नॉन मेटल्स आसानी से एलॉय नहीं बनाते हैं। मेटल्स हार्ड होते हैं, ब्रिटल नहीं होते। ब्रिटल का मतलब क्या होता है, ब्रिटल का मतलब होता है अगर आप किसी चीज को मारो और वो चकनाचूर हो जाए, जैसे कांच के ऊपर अगर आप हिट करो, ग्लास के ऊपर अगर हिट करो तो वो चकनाचूर हो जाता है, तो वो ब्रिटल है।
तो नॉन मेटल्स ब्रिटल होते हैं बट मेटल्स ब्रिटल नहीं होते, बट मेटल हार्ड होते हैं। अब हार्ड का मतलब क्या है? अब नॉर्मली हार्ड का मतलब लोग ये समझते हैं कि वो चीज बड़ी सख्त है, उसके एटम्स एक दूसरे के बहुत पास हैं इसलिए वो चीज हार्ड है। बट हार्ड की डेफिनेशन एटम के पास होने से नहीं बनती है। हार्ड की जो डेफिनेशन है वो ये कि अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को शार्प ऑब्जेक्ट से अगर कट करो और वो आसानी से कट हो जाए तो वो सॉफ्ट है, बट अगर आसानी से कट ना हो तो वो हार्ड है। यानी मेटल्स, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आयरन का एक ब्लॉक, अगर आप उसे एक शार्प ऑब्जेक्ट जैसे कि आरी से या ब्लेड से कट करने की कोशिश करोगे वो आसानी से बिल्कुल कट नहीं होगा। तो इसलिए आयरन का जो ब्लॉक है वो हार्ड है। बट ऐसे दो मेटल्स हैं जो इस एक्सेप्शन की कैटेगरी में आते हैं और कभी भी आपसे पूछे जा सकते हैं, वो है सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम सॉफ्ट मेटल्स होते हैं, ये बड़े आराम से किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से कट सकते हैं। जो हमारे पास लोहे वाला स्केल होता है, आप लोहे वाले स्केल के एज से भी सोडियम और पोटेशियम को कट कर सकते हो, कई बार ये इतने सॉफ्ट होते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स ब्रिटल नेचर में होते हैं और हार्ड तो बिल्कुल भी नहीं, मतलब हार्ड थोड़ा बहुत कह सकते हो, अलग अलग नेचर अलग अलग कैटेगरी के अंदर आते हैं क्योंकि ये सॉलिड लिक्विड गैस तीनों स्टेट में मिल सकते हैं। इसके अलावा मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ हीट और इलेक्ट्रिसिटी होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इसलिए बड़े आराम से कंडक्ट कर लेते हैं क्योंकि इनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, बट नॉन मेटल के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके अलावा मेटल्स दरअसल में क्या नाम है, आराम से डिसॉल्व नहीं होते लिक्विड में अनलेस आप कोई केमिकल रिएक्शन करा रहे हो। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं कई बार वो वाटर सॉल्युबल होते हैं और कई डिफरेंट डिफरेंट सॉल्वेंट्स में वो डिसॉल्व हो जाते हैं। तो ये मेटल और नॉन मेटल का कंपैरिजन था फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर। ऐसे ही हम लोग इनका केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर भी कह सकते हो कंपैरिजन कर सकते हैं, ताकि हमें एक अच्छा आइडिया मिल सके कि मेटल्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स क्या होते हैं। और इस मेटलर्जी चैप्टर के अंदर हमें मेटल्स को ही डिटेल में समझना है और किस तरह से मेटल को हम लोग अर्थ क्रस्ट के अंदर से एक्सट्रैक्ट करते हैं ये हमें जानना है। तो बात करते हैं मेटल नॉन मेटल्स के बारे में। तो मेटल्स में नॉर्मली अगर हम लोग बात करें केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो इसके वैलेंस शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे सोडियम पोटेशियम के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम कैल्शियम में 2 इलेक्ट्रॉन है, एल्युमिनियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। नॉर्मली मेटल्स में वैलेंस शेल में 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसी वजह से मेटल्स अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। और मेटल की एक लौती ऐसी प्रॉपर्टी जो हर मेटल के लिए सिमिलर है वो यही है कि हर मेटल इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी रखता है, और वो भी अपने वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन। अगर मेटल के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है जैसे कि सोडियम पोटेशियम, वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके ऑक्टेट कंप्लीट करेगा जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम। और यही इलेक्ट्रॉन लूज करने वाले जो नंबर्स होते हैं ये हमारे मेटल की वैलेंसी देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोडियम की वैलेंसी के बारे में अगर बात करा जाए या पोटेशियम की वैलेंसी के बारे में अगर बात करा जाए तो अक्सर हम Na+1 या K+1 लिखते हैं। वो इसीलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन लूज करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट करते हैं। सिमिलरली मैग्नीशियम और कैल्शियम 2+ वैलेंसी के साथ लिखा जाता है और एल्युमिनियम को 3+ वैलेंसी के साथ लिखा जाता है। तो किसी भी मेटल के वैलेंस शेल में जितने इलेक्ट्रॉन हैं वो उतने ही इलेक्ट्रॉन लूज करके क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट करता है, इसी से उसकी वैलेंसी डिसाइड होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं इसलिए ये कैटायंस बनाएंगे और इसीलिए इनके आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। ऑन अदर हैंड्स नॉन मेटल्स में यूजुअली 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, कई बार 8 इलेक्ट्रॉन भी हो सकते हैं। अब 8 इलेक्ट्रॉन वाले जो नॉन मेटल्स होंगे उन्हें नोबल गैसेस बुलाते हैं, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। बट हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ऑलरेडी इनके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है तो ये आसानी से केमिकल रिएक्शंस नहीं करते हैं, और इसीलिए हम लोगों ने यहां पर उस 8 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वाले नोबल गैस के ग्रुप को यहां पर कंसिडर नहीं कराया। बाकी आगे बात करें तो मेटल्स नॉर्मली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं नेचर में। इलेक्ट्रोपॉजिटिव का मतलब वो एक क्या तरह से कह सकते हो आराम से अपने इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं या इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकते हैं। ऑन अदर हैंड नॉन मेटल्स इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, उनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की। मेटल्स में बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की किसी भी केमिकल रिएक्शन में, इसीलिए ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। क्योंकि हम लोगों ने ये पढ़ा था केमिकल बॉन्डिंग के अंदर भी और इससे पहले वाले चैप्टर में भी कि ऐसी कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन लूज करती है वो बहुत ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होती है, बट खुद वो ऑक्सीडाइज हो जाती है। ऐसे ही नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी रखते हैं, इसलिए ये दरअसल में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं अलग अलग केमिकल रिएक्शंस के अंदर। नेक्स्ट, ऑक्साइड ऑफ मेटल दरअसल में बेसिक होते हैं नेचर में और ये बड़े आराम से वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं। ये हम लोगों ने ऑलरेडी प्रीवियस चैप्टर्स के अंदर एसिड बेस सॉल्ट के अंदर पढ़ा हुआ है। और नॉन मेटल्स दरअसल में एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं और ये वाटर में डिसॉल्व होकर एसिडिक सॉल्यूशन बनाकर हमें देते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं SO3 सल्फर ट्राइऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। जैसे ही आप इसे वाटर में डिसॉल्व करोगे ये भाई साहब बना लेंगे H2SO4
और हमें पता है H2SO4 पानी के अंदर एसिडिक नेचर शो करेगा। मेटल्स दरअसल में नॉर्मली हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करते, बट हाँ एसिड के साथ ये आराम से रिएक्ट करते हैं और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। जैसे कि अगर सोडियम HCl से रिएक्ट कराओगे तो हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी और मेटल का क्लोराइड बनेगा। सल्फेट हाइड्रोजन सल्फेट के साथ या सल्फ्यूरिक एसिड के साथ अगर आप मेटल की रिएक्शन कराओगे तो मेटल सल्फेट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगी। ठीक है, अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात है कि हमें ये तो पता चल गया कि मेटल की एक बहुत कॉमन टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन लूज करने की, बट कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा और कौन सा मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा। जैसे अगर एग्जांपल के तौर पे मैं तुमसे कंपेयर करने को बोल दूं, हमें पता है पोटेशियम भी इलेक्ट्रॉन लूज करता है, हमें पता है आयरन भी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा क्योंकि दोनों मेटल है, बट दोनों में से किसकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी ज्यादा है, क्योंकि इससे हमें पता चल सकेगा कि कौन रिएक्शन फास्ट दे सकता है या कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट है, कौन बेटर रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है। इस तरह के सवालों के जवाब हम इस छोटी सी इंफॉर्मेशन से दे पाएंगे कि अगर हमें पता चल जाए कि पोटेशियम और आयरन में कौन आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है। अब ये इंफॉर्मेशन हमें पता कैसे चलेगी, तो ये इंफॉर्मेशन हमें पता चलती है एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल से। अब एक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल दरअसल में मेटल्स के इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी पर बनी हुई एक सीरीज है, जिसको देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सा मेटल इलेक्ट्रॉन आसानी से लूज करेगा और कौन सा आसानी से लूज एक दूसरे के कंपैरिजन में नहीं कर पाएगा। और इसकी हेल्प से हम बहुत सारी चीजें जज कर सकते हैं, जैसे कि हम ये बता सकते हैं कि कौन से मेटल आसानी से ऑक्सीडाइज होंगे, कौन से मेटल बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव हैं और कौन से मेटल कैपेबल होते हैं डिस्प्लेस करने के लिए ऐसे मेटल को उनके सॉल्ट सोल्यूशन में से जो क्या नाम है एक्टिविटी सीरीज में हमें अलग अलग पोजीशन पर मिलते हैं। और आइडिया बड़ा सिंपल है, एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल टॉप पर होते हैं वो आसानी से ऑक्सीडाइज्ड हो जाते हैं और अगर आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं तो आप कह सकते हो वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। अब इसके ऊपर भी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है कभी भी। अब बच्चे क्या करते हैं, एक्टिविटी सीरीज तो रट लेते हैं, लेकिन उन्हें यही नहीं पता होता कि एक्टिविटी सीरीज को हमें अप्लाई कैसे करना है। तो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले एलिमेंट आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, यानी वो गुड रिड्यूसिंग एजेंट है। बट एक और इंपॉर्टेंट बात जो मेटलर्जी में बहुत काम की है वो ये कि इन्हें रिड्यूस करना डिफिकल्ट है, बट दे आर डिफिकल्ट टू रिड्यूस। जो मेटल्स एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आते हैं उन्हें रिड्यूस करना मुश्किल है, बट उन्हें ऑक्सीडाइज करना काफी आसान है। जैसे पहले मैं एक्टिविटी सीरीज आपको दिखा देता हूं, ये है हमारी एक्टिविटी सीरीज। सबसे पहले आता है पोटेशियम, फिर सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड। सर ये याद कैसे होगी, इतनी लंबी सीरीज हमें कैसे पता चलेगा पोटेशियम ऊपर आता है आयरन नीचे आता है, या फिर आयरन और लेड में कौन ऊपर नीचे आता है? तो मैं हूं ना, बताता हूं। एक निमोनिक है इसको रटने का, आप ये निमोनिक पढ़ लेना, और इस निमोनिक की हेल्प से जब से मैं जिन बच्चों को बताता हूं अगर वो रट लेते हैं तो कभी कोई दिक्कत नहीं आती ये पता करने में कि भैया कौन सा मेटल ऊपर है, कौन सा मेटल एक्टिविटी सीरीज में नीचे है। और निमोनिक कुछ ऐसा है कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय कह सकते हो क्यों, फिर भी हाय क्यों मिली। मिली दरअसल में मरकरी से आया है और मरकरी का सिंबल होता है Hg। फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। तो मुझे उम्मीद है कई लोगों को समझ में आने लगा होगा कि ये निमोनिक कैसे काम करने वाला है। कटरीना से पोटेशियम का के बन गया, कटरीना ने तो ने से सोडियम आ गया, ठीक है। कार में कैल्शियम आ गया, मांगी में मैग्नीशियम आ गया, ऑल्टो जेन में ऑल्टो से एल्युमिनियम आ गया, जेन में जिंक आ गया, फरारी में आयरन आ गया, फिर भी में लेड आ गया, हाई का मतलब हाइड्रोजन, क्यू मतलब कॉपर हो गया, मिली मरकरी से आया है तो Hg हो गया, सिल्वर Hg का सिंबल होता है, प्लेटेड प्लैटिनम को रिप्रेजेंट करेगा, और ऑडी में गोल्ड आ गया। तो इस तरह से कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली, सिल्वर प्लेटेड ऑडी। इससे आपको पूरा का पूरा एक्टिविटी सीरीज याद रहेगा। और ये मेरी एडवाइस है, जब भी तुम्हारा एग्जाम हो तो तुम्हें ना
शुरुआत में जो 15 मिनट पेपर वगैरह पढ़ने के लिए मिलते हैं, उसमें आप रफ वर्क जहां करने वाले हो अपने आंसर शीट के अंदर, वहां पर एक्टिविटी सीरीज सबसे पहले लिख लो, क्योंकि एक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको बड़े आराम से 2-3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। तो एक्टिविटी सीरीज अगर तुम्हारे सामने होगी तो तुम बहुत जल्दी जल्दी डिसीजन ले पाओगे। और इस तरह से निमोनिक के थ्रू वहां पे पूरी सीरीज लिख लेना कि कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। आओ एक बार रिपीट करते हैं, देखिए आप कर पा रहे हो या नहीं मेरे साथ, जल्दी आओ, ठीक है, जल्दी से, टाइम बाउंडेशन के अंदर करेंगे। चलो, तो कटरीना ने कार मांगी ऑल्टो जेन फरारी, फिर भी हाय क्यों मिली सिल्वर प्लेटेड ऑडी। आ गया, बना लिया? मेरे से पहले बनाया था या मेरे से बाद बनाया था, ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना मेरे को। बट फिलहाल अपनी कहानी आगे बढ़ते हैं। अब पॉइंट क्या कह रहा था? पॉइंट ये कह रहा था कि एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर होते हैं वो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे या फिर आसानी से ऑक्सीडाइज हो सकते हैं और खुद बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, और जो नीचे आते हैं उनके इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी धीरे धीरे कम होती चली जाती है। तो नोटिस करना, यहां पर एक नॉन मेटल हमने ले लिया है, हाइड्रोजन। कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, कुछ ऐसे मेटल हैं जो हाइड्रोजन के नीचे। तो दरअसल में हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल हैं वो एसिड में से हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर सकते हैं। इसलिए नोटिस करो, यहां पर जब रिएक्शन विद एसिड बताई है तो जितने भी ऐसे मेटल्स हैं जो हाइड्रोजन के ऊपर हैं, ये एसिड के साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर रहे हैं और खुद सॉल्ट बना ले रहे हैं। हाँ, एल्युमिनियम नहीं करता, क्योंकि कई बार ना ऐसा होता है कि एल्युमिनियम अगर मान लो आपने अपनी लैब में बहुत दिनों के लिए छोड़ दिया है, तो एल्युमिनियम अपने ऊपर ना एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक बहुत स्ट्रॉन्ग लेयर डिपॉजिट कर लेता है, पर एल्युमिनियम ऑक्साइड अंदर छुपे हुए एल्युमिनियम को रिएक्ट नहीं करने देता है दरअसल में एसिड के साथ। तो अगर आप प्योर एल्युमिनियम ले आओ, नया एकदम, उसको रब करके एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर वगैरह हटा के एल्युमिनियम एक्सपोज कर दो, तो वो पक्का एसिड से रिएक्ट कर जाएगा। बट जब तक उसके ऊपर ऑक्सीजन की लेयर डिपॉजिट है, एल्युमिनियम ऑक्साइड डिपॉजिट है, तब तक वो रिएक्ट नहीं करेगा। बाकी जिंक रिएक्शन कर लेता है, हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है, आयरन भी करेगा, लेड भी करेगा। पर जैसे ही आप हाइड्रोजन के नीचे वाले मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन कराओगे, तो ये कोई भी मेटल हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करेगा किसी भी डाइल्यूट या कॉन्सेंट्रेटेड एसिड के साथ। ठीक है, ये वाली बात याद रखना। और इसके अलावा एक और बात हमें ये बात याद रखनी है, मेटल एक्टिविटी सीरीज में जो भी मेटल ऊपर आ रहा है उसको ऑक्सीडाइज करना आसान है, बट उसे रिड्यूस करना बहुत मुश्किल है। यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इन्हें रिड्यूस करना भाई बहुत मुश्किल है। ये तब भी थोड़ा आराम से रिड्यूस हो सकते हैं। और सबसे आराम से कौन रिड्यूस हो सकते हैं? कॉपर, मरकरी, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, ये सब ऐसे मेटल्स हैं जो बड़े आराम से क्या हो जाते हैं, रिड्यूस हो जाते हैं। और क्योंकि ये बड़े आराम से रिड्यूस हो जाते हैं, या फिर क्या नाम है, इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहते, इसीलिए कई बार सिल्वर, प्लैटिनम और गोल्ड जैसे मेटल नेचर में एकदम फ्री फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। बस इसमें थोड़ी बहुत गंदगी लगी रहती है। अगर आप लोगों ने डिस्कवरी चैनल पे एक शो आता है रश आर, अगर वो आपने देखा हो, तो उसमें आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग अलास्का और ऐसी जगहों पर गोल्ड जाकर ढूंढते हैं और उन्हें रिवर बेड्स के किनारे या फिर सी शोर के पास, सी शोर नहीं, रिवर बेड्स के अक्सर किनारे ही क्या मिल जाता है, गोल्ड मिल जाता है। बस उसको वो क्या नाम है, साफ करके निकाल लेते हैं। तो ऐसा क्यों हो पा रहा है? ऐसा हम आयरन के साथ नहीं कर सकते, ऐसा हम कॉपर के साथ नहीं कर सकते, कभी हमें प्योर कॉपर ऐसे आराम से नहीं मिल पाता। ऐसा इसलिए क्योंकि दरअसल में सिल्वर और गोल्ड का इलेक्ट्रॉन लूज करने का टेंडेंसी बहुत कम है, तो वो नेचर में ना आराम से रिएक्शन करती नहीं है, फ्रीली पड़े रहते एकदम चिल, और इसी वजह से वो प्योर फॉर्म में नेचर में मिल जाते हैं। बस उसके अगल बगल जो गंदगी होती है वो हमें साफ करने की जरूरत होती है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना। इसके अलावा एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, दरअसल में ऐसे मेटल्स जो टॉप ऑफ द सीरीज में हैं, ये बड़े आराम से डिस्प्लेस कर सकते हैं उन मेटल्स को विच आर बिलो फ्रॉम देयर पोजीशन और उसके सॉल्ट सॉल्यूशन में से। इसका मतलब क्या है, ये भी फटाफट एक एग्जांपल से बताता हूं। जैसे हमें पता है कि यार जो सोडियम है ना, चलो जिंक ले लेते हैं क्योंकि ये रिएक्शन तुम लोगों ने पढ़ी होगी। जिंक जो है वो कॉपर से एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आ रहा है, तो अगर मैं जिंक की रिएक्शन कॉपर के सॉल्ट सॉल्यूशन से कराऊं, कॉपर का सॉल्ट लिया मैंने, कॉपर सल्फेट, और इसका सॉल्यूशन ले लिया एक्वस, तो ये पॉइंट कह रहा है कि अगर जिंक एक्टिविटी सीरीज में ऊपर है कॉपर के, तो वो कॉपर सल्फेट से जब आप उसकी रिएक्शन कराओगे तो जिंक कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा और खुद कॉपर की जगह पर लग जाएगा एनायन के साथ। ठीक है, इस तरह से रिएक्शन होगी। और ये रिएक्शन क्यों हुई है? दरअसल में कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, कॉपर का चार्ज है 2+, और जिंक प्योर मेटल है, इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है।
अब क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है, तो ये चाहता है ये अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दे। जैसे ही वो कॉपर सल्फेट में कॉपर आयन को देखेगा तो कॉपर आयन की टेंडेंसी नोटिस करना जिंक से कम है इलेक्ट्रॉन लूज करने की। पर अगर कॉपर आयन की टेंडेंसी जिंक से कम इलेक्ट्रॉन लूज करने की, इसका मतलब है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है। अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करना चाहती तो अपने आप ही यहां पर उसका मतलब बन जाता है वो इलेक्ट्रॉन गेन करना चाह रही है। तो कॉपर इलेक्ट्रॉन गेन करना चाहता है, बट ये इलेक्ट्रॉन तभी गेन करता है जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो। तो कॉपर सल्फेट में कॉपर के पास 2+ चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और जैसे ही जिंक देखेगा अरे मेरे भाई कॉपर को इलेक्ट्रॉन की कमी है, मैं बड़ा भाई ये छोटा भाई, मैं आराम से इलेक्ट्रॉन दे सकता हूं, मैं बहुत रईस हूं, तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन कॉपर को देकर जिंक सल्फेट बना लेता है खुद, ताकि खुद अपने 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके 2+ आयन बना लेगा और कॉपर क्या हो जाएगा, प्योर फॉर्म में हमें अलग मिल जाएगा। तो कभी भी कोई मेटल एक्टिविटी सीरीज में अगर ऊपर है तो वो नीचे वाले मेटल को उसके सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस कर सकता है। बट यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है हमारे सामने कि भैया मेरे सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करेगा, यानी जो सॉल्ट है वो अब वाटर में डिसॉल्व करके रखना पड़ेगा। अगर आप जिंक की रिएक्शन सॉलिड कॉपर सल्फेट से कराओगे तो ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सॉलिड कॉपर सल्फेट में कॉपर और सल्फेट इतना टाइटली बाउंड होते हैं कि कॉपर आयन फ्री नहीं हो पाता। और जब तक कॉपर आयन फ्री नहीं होगा तब तक जाकर वो जिंक से इलेक्ट्रॉन लेगा भी नहीं, क्योंकि वो तो अपना खुद खुश है सल्फेट के साथ। जब तक पानी डालकर उसे दुखी नहीं करोगे कि तुम अलग हो जाओ, तुम अलग हो जाओ, कॉपर अलग सल्फेट अलग, तब तक कॉपर जाकर जिंक से इलेक्ट्रॉन नहीं लेगा। तो इसीलिए ये जो थर्ड पॉइंट हम लोगों ने डिस्कस करा है कि एक्टिविटी सीरीज में ऊपर वाले मेटल नीचे वाले मेटल को सॉल्ट के सॉल्यूशन में से डिस्प्लेस करते हैं, इसमें सिर्फ ये बात मत याद रखना कि ऊपर वाले मेटल्स नीचे वाले मेटल को डिस्प्लेस कर देते हैं सॉल्ट में से, ये भी बात याद रखना कि सॉल्ट के सॉल्यूशन में डिस्प्लेस करते हैं। अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में नहीं है, सॉलिड स्टेट में है, तो ये रिएक्शन नहीं होगी और नीचे वाला ऊपर को कर ही नहीं पाएगा। यानी कहने का मतलब अगर मैं जैसे मानो कह दूं सिल्वर की रिएक्शन मैंने लेट्स से एल्युमिनियम सल्फेट से कराई है तो और एक्वा सॉल्यूशन ले लिया, तो क्या ये रिएक्शन होगी? तो भी ये रिएक्शन नहीं होगी, क्योंकि सिल्वर एक्टिविटी सीरीज में नीचे आ रहा है और जो हमने सॉल्ट ले लिया है वो एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आने वाले मेटल का ले लिया है। तो नीचे वाला मेटल कभी भी ऊपर वाले को इलेक्ट्रॉन नहीं दे पाएगा। ये सब छोटे भाई हैं इलेक्ट्रॉन देने के मामले में, सब बड़े भाई हैं, छोटा भाई नहीं कर पाएगा, इलेक्ट्रॉन दे पाएगा। ये मान लो ये सब बिल गेट्स हैं और ये हम लोग हैं, ठीक है, हम लोग बिल गेट्स को उधार नहीं दे सकते, बिल गेट्स हमें उधार दे सकता है, ठीक है। तो ये वाली बात याद रखना, इस तरह से आप ये सारे जजमेंट बड़े आराम से कर सकते हैं। बाकी अपनी कहानी को आगे बढ़ा सकते हैं, मेटल की कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, मेटल के कंपाउंड्स की प्रॉपर्टीज के बारे में। तो 4 बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स हमें डिस्कस करने हैं, मेटल के ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट और नाइट्रेट। नाइट्रेट अगर आप लोग को भूल गए हो तो NO3- होता है, कार्बोनेट CO3 2- होता है, हाइड्रोक्साइड तो मुझे उम्मीद है याद होगा OH- और ऑक्साइड होता है O2-। तो हम एक बार मेटल को इसके साथ कंबाइन करेंगे, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, एक बार इसके साथ, तो अलग अलग कंपाउंड्स बनेंगे। अब इन कंपाउंड्स का बिहेवियर कैसा होता है अलग अलग मेटल्स के लिए, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं जो बहुत रिएक्टिव मेटल होते हैं, जैसे कि सोडियम और पोटेशियम। इनके ऑक्साइड बहुत ज्यादा स्टेबल होते हैं हीट के तरफ, वो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते। हाइड्रोक्साइड भी स्टेबल होते हैं हीट की तरफ, हाँ, बट ये वाटर में सॉल्युबल होता है और NaOH KOH वाटर में डिसॉल्व होकर बड़े आराम से क्या बना लेता है, एल्कली बना लेता है, बेस होते हैं ये। इसके अलावा कार्बोनेट, ये भी मेटल का मतलब सोडियम और पोटेशियम के कार्बोनेट हीट करने पर आराम से डिकम्पोज नहीं होते, हाँ, पर वाटर में सॉल्युबल होते हैं। और जो नाइट्रेट होता है उसमें दरअसल में KNO3 बड़े आराम से डिकम्पोज होकर KNO2 और O2 हमें बनाकर दे देता है। इसके अलावा जो हमारे ऐसे मेटल्स हैं कैल्शियम से लेकर कॉपर तक, इनके ऑक्साइड्स दरअसल में बहुत ज्यादा हीट की तरफ स्टेबल होते हैं। अब ये बात मैंने हाईलाइट क्यों करी, क्योंकि ये बात मेटलर्जी में काफी यूज होगी। ठीक है, तो इसलिए ये वाली बात याद रखना कि इनकी ये केमिकल प्रॉपर्टी कि कैल्शियम और कॉपर के ऑक्साइड हीट की तरफ काफी स्टेबल होते हैं। बट हाँ, हाइड्रोक्साइड जो होते हैं ये हीट करने पर बड़े आराम से अपने ऑक्साइड और वाटर में ब्रेक डाउन हो जाते हैं। कैल्शियम और कॉपर जो होता है ये कैल्शियम और कॉपर के जो कैल्शियम से कॉपर तक के जो कार्बोनेट है वो हीट करने पर डिकम्पोज हो जाते हैं अपने ऑक्साइड में और कार्बन डाइऑक्साइड में। और अगला, कैल्शियम से लेकर कॉपर तक के जो नाइट्रेट है वो मेटल ऑक्साइड और NO2 बनाने में बड़े आराम से हमारी हेल्प करते हैं। ये यहाँ पर रिएक्शन आपके सामने मेंशन है। और जो एक्टिविटीज में बहुत नीचे आते हैं एलिमेंट्स, जैसे कि मरकरी, सिल्वर, प्लैटिनम, गोल्ड, तो भैया ये तो दरअसल में मरकरी से लेकर कॉपर तक जो ऑक्साइड होते हैं ये बड़े आराम से डिकम्पोज होकर मेटल और ऑक्सीजन दे देते हैं, ये इजीली डिकम्पोज हो जाते हैं।
मरकरी से लेकर गोल्ड तक के जो हाइड्रोक्साइड हैं ये अक्सर एग्जिस्ट ही नहीं करते, और अगर एग्जिस्ट करते भी हैं तो वाटर में बहुत ही कम सॉल्युबल होते हैं। मरकरी से लेकर कॉपर तक के जो कार्बोनेट हैं वो बड़े आराम से डिकम्पोज हो जाते हैं और हमें मेटल के साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस देते हैं। और ऐसे ही नाइट्रेट जो होते हैं ये मेटल NO2 और ऑक्सीजन गैस प्रोवाइड करते हैं। तो ये इनकी बड़ी सिंपल सी केमिकल प्रॉपर्टीज है। सबसे इंपॉर्टेंट ये प्रॉपर्टी है जो अक्सर हम यूज होते हुए देखेंगे। बाकी एक छोटी सी बात कर लेते हैं मेटल के बारे में, विच इज कोरोजन। तो मेटल में कोरोजन का वर्ड तो हमें बहुत पहले से पता है कि होता क्या है। तो जब कभी भी मेटल की सरफेस को हम एक्सपोज कर देते हैं एयर में, तो एयर में प्रेजेंट ऑक्सीजन, मॉइस्चर और बाकी सब्सटेंसेस के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स बना लेता है जो स्ट्रेंथ वाइज बड़े कमजोर हैं। और ऐसी प्रोसेस को हम लोग बुलाते हैं कि मेटल का क्या हो गया है, कोरोजन हो गया है या मेटल कोरोड हो गया है। तो मेटल के कोरोड होने का मतलब है मेटल की सरफेस का दरअसल में एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट अलग अलग चीजों के साथ रिएक्ट करके ऐसे कंपाउंड्स में बदल जाना जिनकी स्ट्रेंथ बहुत पुअर है। जैसे अगर मैं आयरन को बहुत दिनों तक छत पे खुला छोड़ दूं तो आयरन की सरफेस पर रस्ट जमा हो जाती है। तो बेसिकली में वो आयरन की सरफेस पे जितना आयरन है वो ऐसे मटेरियल में कन्वर्ट हो गया है जो बड़ा इंफीरियर है। आप आयरन को तोड़ोगे आराम से नहीं टूटेगा, बस रस्ट बड़े आराम से टूट जाती है, ठीक है। तो इसीलिए वो ऐसी चीजों में कन्वर्ट हो जाता है जो इंफीरियर है, और इसी चीज को हम बोलते हैं मेटल का कोरोड होना। तो कोरोजन ऑफ आयरन को हम लोग किस नाम से बुलाते हैं? रस्टिंग के नाम से बुलाते हैं। और रस्टिंग में ये रिएक्शन रिस्पॉन्सिबल होती है कि रस्टिंग में हम आयरन जब एटमॉस्फेयर में खुला छोड़ते हैं तो ऑक्सीजन और एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करके इस तरह से Fe2O3.XH2O बनाता है। X का मतलब यहां पर है कि अलग अलग टाइप की रस्ट में वाटर का अमाउंट अलग अलग हो सकता है, ठीक है। अब यहां पर वाटर का अमाउंट फिक्स नहीं है तो इसलिए हमने यहां पर नंबर क्या ले लिया है? X ले लिया है। पर एक बात याद रखना, रस्टिंग के लिए कौन सी कंडीशन रिक्वायर्ड है? मॉइस्चर भी होना चाहिए और ऑक्सीजन भी होने चाहिए। अगर दोनों चीजों में से एक चीज नहीं है तो रस्टिंग नहीं होगी। जैसे इसका क्लासिकल एग्जांपल है टाइटैनिक, जहां पर डूबा है वो समुद्र की बहुत गहराई में है। अब टाइटैनिक बना तो पूरे लोहे का था, लेकिन वो समुद्र की इतनी गहराई में चला गया है कि वहां पर ऑक्सीजन की बहुत कमी है, और पानी तो बहुत है बट ऑक्सीजन की बहुत कमी है। और इसी वजह से टाइटैनिक का बहुत सारा हिस्सा ऐसा है जो अभी भी रस्ट नहीं हुआ है। वो इतने सालों में, ऑलमोस्ट शायद 10 साल बाद उसको पूरे 100 साल होने वाले होंगे, ठीक है, अभी भी वो रस्ट नहीं हुआ 100 सालों में। क्यों? क्योंकि वो ऐसी जगह पर चला गया है जहां पर पानी तो बहुत है बट ऑक्सीजन नहीं है, और रस्टिंग के लिए पानी और ऑक्सीजन दोनों की नीड होती है। अब अगर हमें कोरोजन को प्रिवेंट करना है तो कैसे करेंगे? तो एक सिंपल तरीका होता है, मेटल की सरफेस पे बैरियर लगा दो, पेंट कर दो या किसी और सुपीरियर मेटल से उसको कोट कर दो, तो आप उसे बचा सकते हो, ठीक है। और दूसरा है सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। तो सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन में हम करते क्या है, जो मेटल है उसे प्रोटेक्ट करते हैं विथ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल, जैसे कि जिंक और मैग्नीशियम। एग्जांपल के तौर पे आयरन को अक्सर हम कोट कर देते हैं जिंक से, और इस प्रोसेस को बुलाते हैं गैल्वेनाइजेशन, ताकि आयरन बचा रहे और जिंक अगर खराब होना है तो वो हो जाए, ठीक है। तो यहां तक तो कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं है, सब चीजें हम लोग को समझ में आ रही है। बाकी अब मेन मुद्दे पर जाते हैं कि हमें अगर मेटलर्जी के अंदर हमें यही समझना है कि मेटल का एक्सट्रैक्शन करते कैसे हैं। तो मेटल के एक्सट्रैक्शन से मतलब क्या है? देखो, हमें हमारी डेली लाइफ में बहुत सारी ऐसी चीजें यूज करनी पड़ती हैं जो मेटल की बनी है। जैसे हमारे घरों में जितनी भी वायरिंग हुई है, इलेक्ट्रिसिटी, वो सब दरअसल में कॉपर की बनी हुई है। कॉपर एक मेटल है। ऐसे हमारे घर में हम स्टील की प्लेट्स वगैरह इस्तेमाल करते हैं, वो आयरन के एक अलॉय से बनती है, उसके लिए आयरन का हमारे पास होना जरूरी है। बहुत सारा फर्नीचर आयरन का बना होता है या उसमें आयरन का यूज होता है। तो हम अपने आसपास बहुत सारा मेटल डेली लाइफ में यूज करते हैं, पर ये मेटल हमें मिलता कहां से है? तो दरअसल में आयरन, कॉपर जैसे मेटल नेचर में फ्री फॉर्म में नहीं मिलते। ये इतने रिएक्टिव होते हैं और इतने सालों पहले बने थे ये, कि नेचर में ये हमेशा कंपाउंड के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अर्थ क्रस्ट के अंदर। और कंपाउंड फॉर्म के अंदर से प्योर मेटल को निकालने का जो प्रोसेस है उसे ही हम मेटलर्जी के अंदर पढ़ते हैं, और इसी को हम लोग एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल बोलते हैं। अर्थ क्रस्ट में बहुत क्या नाम है, बहुत सारे बड़े बड़े रॉक्स के फॉर्म में आयरन के कंपाउंड्स, आयरन के ओर्स, कॉपर के ओर्स, सोडियम के ओर्स, इस तरह के बहुत सारे हमारे पास अलग अलग एलिमेंट के, अलग अलग मेटल के ओर्स प्रेजेंट होते हैं, और हमें उनमें से मेटल को एक्सट्रैक्ट करना होता है। तो इसी प्रोसेस को, इसी पूरे कॉन्सेप्ट को हम लोग मेटलर्जी के अंदर पढ़ते हैं, और इसी को एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल भी बोला जाता है। अब एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल एक बहुत ही सिस्टमैटिक मेथड होता है ओर में से मेटल निकालने का। ओर का मतलब क्या? वो अर्थ क्रस्ट में मिलने वाला क्या नाम है, मेटल का कंपाउंड, जिसमें से हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करते हैं इकोनॉमिकली। तो ना ये बहुत सिस्टमैटिक मेथड है, इंडस्ट्रियल मेथड है, तो इसमें बहुत सिस्टम फिक्स है।
तो हमें इन सिस्टम्स को ही स्टडी करना है वन बाय वन। तो अब जो सिस्टम है वो एक लेआउट फॉलो करता है और वो लेआउट कुछ इस तरह का है। सबसे पहले हम अर्थ में से डिग कर करके ओर निकालते हैं। अब ये ओर बहुत बड़े बड़े रॉक्स, बहुत बड़े बड़े चंक्स के फॉर्म में मिलता है। तो इन बड़े बड़े रॉक्स, इन बड़े बड़े चंक्स को हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है। सबसे पहला काम होता है इसको छोटा छोटा बनाओ, जितना छोटा कर सकते हो। तो जितना छोटा करने के लिए हम इसकी क्रशिंग और ग्राइंडिंग करते हैं और बड़ी बड़ी मशीनों से। तो क्रशिंग ग्राइंडिंग करने के बाद ये थोड़ा सा कन्वीनियंट हो जाता है हैंडल करने के लिए। फिर उसके बाद हम ओर का कॉन्सेंट्रेशन करते हैं, क्योंकि ये ओर जब आप डिग करके निकालोगे जमीन से, बहुत सारी फालतू की गंदगी इस ओर के साथ प्रेजेंट होगी और उस गंदगी को हटाना पहले बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो ओर के अंदर से गंदगी को हटाने का जो प्रोसेस है उसी को अपन कॉन्सेंट्रेशन बुलाते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर बुलाते हैं, जिसके अलग अलग मेथड्स होते हैं जो हमें एक एक करके पढ़ने भी हैं। फिर एक बार हमारा ओर कॉन्सेंट्रेट हो गया, तो यानी इसका मतलब है काफी इंप्योरिटीज के अंदर से चली गई, बट अभी भी ओर में जो मेटल है वो अपने कंपाउंड के फॉर्म में प्रेजेंट है, तो उसे हमें उसमें से निकालना है। तो इसके बाद हम उसकी रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करते हैं। अब रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करने पर हमारा ओर कन्वर्ट हो जाता है ऑक्साइड में, और ऑक्साइड को रिड्यूस करके हम दरअसल में बना लेते हैं मेटल। पर कई बार ये मेटल भी थोड़ा सा इंप्योर रहता है, तो लास्ट में हमें रिफाइनिंग करनी होती है और बन जाता है प्योर मेटल। तो यही प्रोसेस हमें वन बाय वन डिटेल में पढ़ने हैं, और खासतौर पे एल्युमिनियम की पूरी मेटलर्जी अपने सिलेबस में है, तो एल्युमिनियम की पूरी मेटलर्जी पढ़नी है। यही सब करना है, क्या क्या करेंगे वो सब आपको समझ में आएगा। लेकिन उससे पहले इस पूरे एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के प्रोसेस में अलग अलग जगह में अलग अलग टर्म्स का नाम लूंगा। जैसे अभी मैंने ओर का नाम लिया तो मैंने आपको ओर के बारे में बताया, ऐसे ही बहुत सारे और टर्म्स भी इस डिस्कशन में इस्तेमाल होंगे, तो वो आपको पहले से पता रख लेने। और कई बार ये तो बाय डेफिनेशन सीधे आपसे वन मार्कर में पूछ लिया जाता है, तो आपको इन सब की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। जैसे सबसे पहले घबराना नहीं, पहले तो इतने सारे, हाँ भाई इतने सारे हैं, अब 10th क्लास में हो तो थोड़ा बहुत पढ़ाई भी करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली डेफिनेशन आती है मेटलर्जी। मेटलर्जी क्या होता है? वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं उनके ओर में से, और प्योर फॉर्म में हम मेटल को बना लेते हैं। दूसरा आ जाता है सबसे पहले तो यह बात करनी चाहिए ओर के बारे में। ओर होता क्या है? तो ओर ऐसे मिनरल्स होते हैं जो अर्थ क्रस्ट में हमें मिलते हैं, और उनमें से मेटल को कॉमर्शियली लो कॉस्ट पर एक्सट्रैक्ट करा जा सकता है। हर मिनरल में से मेटल नहीं निकाल सकते। मान लो हमारे पास आयरन का ऐसा मिनरल है जिसमें से आयरन को निकालने में इतना पैसा खर्चा हो जाता है कि आयरन बहुत एक्सपेंसिव हो जाए, तो हम उस मिनरल को यूज ही नहीं करेंगे, क्या नाम है, आयरन निकालने के लिए कह देंगे भैया पड़ा रहने दो। जैसे मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताता हूं। हमारे मध्य प्रदेश में ही पन्ना एक टाइगर रिजर्व है, तो वहां पर आयरन के बहुत सारे मिनरल्स की चट्टाने हैं, बट वहां पर हम आयरन का एक्सट्रैक्शन नहीं करते। क्यों? क्योंकि शायद वहां पर जो आयरन है वो ऐसे मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट है कि वहां से इकोनॉमिकली आयरन को निकाल पाना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो याद रखना, मिनरल क्या है? कंपाउंड, मतलब ऐसे कंपाउंड्स जो हमें अर्थ क्रस्ट में मिलते हैं। पर क्या हर मिनरल में से हम एलिमेंट मेटल को इकोनॉमिकली बाहर निकाल सकते हैं? नहीं। ऐसे मिनरल्स जिनमें से हम मेटल को इकोनॉमिकली बाहर निकाल सकते हैं लो कॉस्ट पे, उन्हें ओर बुलाते हैं। तो मिनरल तो हमें समझ में आ गया, नेचुरली अकरिंग कंपाउंड्स होते हैं मेटल के, जो अदर मैटर के साथ कंपाउंड होकर अर्थ क्रस्ट में हमें मिलता है। और हर मिनरल से क्या मेटल निकाला जा सकता है? नहीं। वो मिनरल जिनसे मेटल इकोनॉमिकली निकाला जा सकता है उन्हें हम ओर बुलाते हैं। तो याद रखना, इसलिए एक बहुत ही कॉमन लाइन बोली जाती है, एवरी ओर इज अ मिनरल बट नॉट एवरी मिनरल इज अ ओर। क्योंकि मिनरल तो कोई भी ऐसी चीज होगी जो अर्थ क्रस्ट के अंदर मेटल का कंपाउंड मिल रहा है, बट क्या हर कंपाउंड में से इकोनॉमिकली आप मेटल निकाल सकते हो? नहीं। तो आप इकोनॉमिकली जिन मिनरल से क्या नाम है मेटल निकाल सकते हो, उन्हीं को हम क्या बुलाएंगे? ओर बुलाएंगे। अब इसी में एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन और आता है, गैंग। अब ये वो लड़ाई घुसे करने वाला गैंग नहीं है, ठीक है, गुंडे मवाली वाला गैंग नहीं है। यहां पर गैंग का मतलब होता है, हालांकि होता है थोड़ा गुंडे मवाली टाइप, क्योंकि ये इंप्योरिटीज है। जैसे गुंडे मवाली सोसाइटी की इंप्योरिटीज है, ऐसे ही ये भाई साहब ना क्या नाम है, मिनरल के अंदर की इंप्योरिटीज है। तो अर्थ के अंदर की ऐसी इंप्योरिटीज जो मिनरल के साथ प्रेजेंट होती है, जैसे सिलिका हो गया, मड हो गया, ठीक है, इसी को अपन क्या बुलाते हैं? गैंग बुलाते हैं। तो गैंग क्या है? मिनरल्स ओर्स के अंदर मिलने वाली अर्थली इंप्योरिटीज, जैसे कि सिलिका, मड या और भी इस तरह के चीजें। फिर इसके बाद आता है फ्लक्स। एक वर्ड फ्लक्स क्या होता है? दरअसल में जो ओर होता है इसको ना मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है, और कई जगह हमें इसको मेल्ट करना पड़ता है। तो इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम उसमें बाहर से कुछ मटेरियल मिलाते हैं, उसी को बुलाते हैं फ्लक्स। तो फ्लक्स एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम बाहर से मिलाते हैं मिनरल के अंदर, फर्नेस के अंदर, ताकि हम लोग गैंग को एक तो रिमूव कर पाए और थोड़ा सा टेम्परेचर कम कर पाए, मतलब मेल्टिंग उसकी बड़े आराम से कर पाए। नेक्स्ट होता है स्लैग। स्लैग क्या है? ये ऐसा फ्यूजिबल, मतलब लिक्विड फॉर्म का प्रोडक्ट होता है जब फ्लक्स रिएक्ट करता है इंप्योरिटीज के साथ, और हम
उसकी हेल्प से गैंग को क्या कर सकते हैं, बड़े आराम से रिमूव कर सकते हैं। तो स्लैग क्या हो गया, फ्लक्स और इंप्योरिटीज का लिक्विड मिक्सचर हो गया जो एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल के दौरान बनता है। नेक्स्ट एक वर्ड आता है स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है, तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस होता है जिसमें हम रिड्यूस करेंगे ऑक्साइड ओर को और उसके अंदर से रिमूव करेंगे गैंग को विद द हेल्प ऑफ एप्रोप्रिएट फ्लक्स। ठीक है, तो इसे बुलाते हैं स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग क्या है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में हम करते क्या है, ओर में फ्लक्स मिलाते हैं और क्या नाम है उस मतलब ये जो ओर होगा अब तक अपने ऑक्साइड फॉर्म में आ गया होगा और क्या नाम है उसमें हम लोग फ्लक्स मिलाकर उसके अंदर से गैंग को रिमूव करेंगे, मतलब जो गंदगी है उसको रिमूव करेंगे। तो ये हमारा स्मेल्टिंग का आइडिया हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मेरे बच्चे कि अब हम लोग एक एक स्टेप करके प्रोसेस को पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, क्रशिंग और ग्राइंडिंग। आपने ओर को अर्थ क्रस्ट में से निकाला, अब वो बड़े बड़े चंक्स निकलेंगे। उन चंक्स को हैंडल करने के लिए उसे हमें क्रश और ग्राइंड करना पड़ेगा। तो क्रश और ग्राइंड करने के लिए हम लोग क्रशर्स या फिर बॉल मिल्स का इस्तेमाल करते हैं, जिससे हमारा जो ओर है वो छोटे छोटे चंक्स में कन्वर्ट हो जाता है ताकि उसे हैंडल करना बड़ा आराम से हम हैंडल कर पाए। फिर इसके बाद आएगा मेरे बच्चे ओर को कॉन्सेंट्रेट करना। अब ओर को कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हमारे पास अलग अलग तरीके होते हैं, जैसे कि ग्रेविटी सेपरेशन है, मैग्नेटिक सेपरेशन है, फ्रॉथ फ्लोटेशन है। तो कौन सा तरीका कब इस्तेमाल करना है, तो अलग अलग ओर्स के लिए हम अलग अलग तरीकों का इस्तेमाल करते हैं। जैसे ग्रेविटी सेपरेशन मैं आपको बताऊं, अगर आपने डिस्कवरी पे आने वाला रश आवर देखा है जहां पर वो गोल्ड को एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनके पास एक बड़ी सी टेबल होती है जिसमें वो रिवर बेड्स की मिट्टी को डालते हैं, वो टेबल हिलती है और ऊपर से पानी फ्लो होता है। तो होता क्या है, जो गोल्ड है वो उस बेड के मतलब वो जो टेबल है उसमें अलग अलग खांचे होते हैं। तो उन खांचों में वो जो हमारा क्या नाम है गोल्ड है वो फंस जाता है और जितनी गंदगी है वो फ्लो होकर निकल जाती है। तो वही मेथड ग्रेविटी सेपरेशन का मेथड है। दरअसल में ये मेथड तब इंप्लीमेंट करा जाता है जब ओर डेंसर होता है उन पार्टिकल्स के कंपैरिजन में जो उसमें एज इंप्योरिटी प्रेजेंट है। जैसे कि क्या नाम है गोल्ड, वो डेंस होता है गंदगी के कंपैरिजन में, मड के कंपैरिजन में। ठीक है, और गैंग जो होती है वो लाइटर होती है। तो होता क्या है, इस तरह की एक टेबल होती है जिसमें बीच बीच में ऐसे ग्रूव्स होते हैं। तो ऊपर हम ओर को गंदगी के साथ डाल के ऊपर से पानी डालते हैं और उसको शेक करते रहते हैं। अब पानी ये स्लांटेड है तो पानी ऊपर से नीचे बहता है, तो ऊपर से जब नीचे बहता है तो अपने साथ ओर और गंदगी को आगे लेकर जाता है। पर क्योंकि ओर डेंस है तो वो डेंस होने की वजह से ना नीचे रहता है पानी में। कोई भी हाई डेंसिटी की चीज पानी में डूब जाती है, तो जो ओर है वो डूबा रहता है और इन ग्रूव्स में जाकर फंस जाता है। पर गंदगी पानी के साथ फ्लोट करते हुए नीचे इकट्ठा हो जाती है। तो इस तरह से ग्रेविटी सेपरेशन हम अक्सर काम करते हैं ग्रेविटी सेपरेशन के साथ। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक सेपरेशन। मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल करा जाता है मैग्नेटिक ओर के साथ, जैसे कि आयरन के ओर। तो इसमें ओर मैग्नेटिक होता है और जो हमारा गैंग है यानी जो इंप्योरिटीज हैं वो नॉन मैग्नेटिक होती हैं। और इसमें हम करते क्या है, लेट मी शो यू, सीधे आपको डायग्राम से दिखाता हूं। तो हमारे पास इस तरह के दो चक्के होते हैं। ठीक है, ऊपर एक हॉपर होता है, हॉपर में से क्रश करा हुआ ओर इंप्योरिटी के साथ हम इस चक्के पर डालते हैं। इस चक्के के ऊपर एक बेल्ट लगी होती है और ये ऐसे लगातार घूमती रहती है। अब हॉपर से दूर जो हमारा रोलर होता है या जो चक्का होता है ये मैग्नेटिक नेचर का होता है। अब होता क्या है, जैसे पाउडर डोर आप ऊपर से डाल रहे हो तो ओर के साथ गंदगी आ रही है। अब ओर तो मैग्नेटिक है बट गंदगी मैग्नेटिक नहीं है। तो ओर के मैग्नेटिक होने की वजह से रोलर मैग्नेटिक है तो ओर ना बेल्ट पर चिपका रहता है, लेकिन जो गंदगी है वो बेल्ट पे नहीं चिपक सकती। तो जैसे ही ये बेल्ट घूमती है गंदगी सीधे नीचे गिर जाती है। तो नॉन मैग्नेटिक गंदगी एक कंटेनर में इकट्ठा हो जाती है और जो मैग्नेटिक ओर है वो अभी भी इस चक्के के साथ, इस मैग्नेटिक रोलर के साथ चिपका रहता है। और थोड़ी दूर बाद जाकर जब रोलर से बेल्ट दूर हो जाती है तब जाकर वो गिरना स्टार्ट करता है। तो जो मैग्नेटिक ओर है वो अलग जगह इकट्ठा हो जाएगा, गंदगी अलग जगह इकट्ठा हो जाएगी। और ओर में से गंदगी हटाने का जो प्रोसेस है उसी को बुलाते हैं कॉन्सेंट्रेशन करना। तो यहां पर हमने मैग्नेटिक ओर का कॉन्सेंट्रेशन कर लिया। तो मैग्नेटिक ओर के लिए हम मैग्नेटिक सेपरेशन इस्तेमाल करेंगे और हाई डेंसिटी ओर्स के लिए हम लोग इस्तेमाल करेंगे ग्रेविटी सेपरेशन। इसके अलावा एक नेक्स्ट और बहुत इंपॉर्टेंट मेथड आता है फ्रॉथ फ्लोटेशन। ये कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर का बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और इसके ऊपर अक्सर आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं मेरे भाई लोग। तो फ्रॉथ फ्लोटेशन सबसे पहली बात हम करते किसके लिए हैं, तो फ्रॉथ फ्लोटेशन दरअसल में ऐसे ओर्स के लिए करा जाता है जो सल्फाइड नेचर के होते हैं और इनमें हम ओर को दरअसल में ऑयल की हेल्प से वेट कर लेते हैं। अब ऑयल अगर सल्फाइड का ओर है तो सल्फाइड के पार्टिकल्स की टेंडेंसी होती है कि वो ऑयल को अपने ऊपर चिपका ले। ये वाटर को अपने ऊपर नहीं चिपका पाते बट ऑयल को अपने ऊपर चिपका लेते हैं।
तो ऑयल को अपने ऊपर चिपकाने की वजह से हम इसे बोल रहे हैं कि जो ओर है वो ऑयल की हेल्प से वेट हो जाता है। दरअसल में हमारे हाथ पानी से वेट क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हमारे हाथ पर पानी चिपक जाता है। ऐसे ही ओर अगर सल्फाइड ओर है तो वो अपने ऊपर ऑयल चिपका लेता है और ऑयल से वेट हो जाता है। और गैंग दरअसल में वाटर से वेट हो जाती है। तो हम लोग करते हैं क्या, इस तरह के बड़े से कंटेनर में पानी, ऑयल और ओर क्रस्ट मिलाकर मिक्स कर देते हैं और ऊपर से बहुत तेजी से कंप्रेस एयर फ्लो कराते हैं। तो जब एयर फ्लो होती है तो ये मिक्सचर पूरा एजिटेट होता है, और जब एजिटेट होता है तो सल्फाइड ओर अपने ऊपर ऑयल चिपका लेता है, और ऑयल जब इसके ऊपर चिपक जाता है और बहुत तेजी से हम एयर फ्लोट कर रहे होते हैं तो यहां पर दरअसल में बबल्स बनने लगते हैं, और वो बबल्स होते हैं इन सल्फाइड ओर के। अब क्योंकि बबल्स हैं वो हल्के होंगे, इसमें बहुत सारी एयर भी ट्रैप होती है, तो बबल्स हल्के होने की वजह से ऊपर आ जाते हैं। तो सल्फाइड ओर जिसने ऑयल को अपने ऊपर चिपका लिया है वो बबल्स के फॉर्म में ऊपर इकट्ठा हो जाते हैं, तो सल्फाइड ओर के पार्टिकल ऊपर इकट्ठा हो जाएंगे। और गैंग क्योंकि पानी से वेट होती है, जैसे मड वगैरह होती है, पानी से वेट होने के चक्कर में नीचे बैठ जाती है, तो गैंग नीचे बैठ गया और सल्फाइड ओर ऑयल के साथ ऊपर आ गए। तो इस तरह से हम लोग बड़े आराम से क्या कर पाते हैं, ऑयल की हेल्प से सल्फाइड ओर्स को सेपरेट कर लेते हैं फ्रॉथ फ्लोटेशन मेथड से। फ्रॉथ फ्लोटेशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहां पर फ्रॉथ झाग बन रहा है और वो फ्लोट कर रहा है सल्फाइड ओर का। और याद रखना दरअसल में ये इस्तेमाल करा जाता है मेथड सल्फाइड ओर्स के साथ, आप हर ओर के साथ इसका इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। ठीक है, फिर इसके बाद जब एक बार हमारा ओर कॉन्सेंट्रेट हो जाए, साफ हो जाए, तो उसके बाद हम कराते हैं उसकी रोस्टिंग। दरअसल में हमारे पास बहुत सारे अलग अलग टाइप के ओर हो सकते हैं, बट नॉर्मली जिस ओर को हम आगे प्रोसेस करते हैं मेटल निकालने के लिए वो अक्सर में ऑक्साइड नेचर का होता है। तो अगर यहां पर हमारे पास ऑक्साइड नेचर का ओर है, ठीक है, तो ठीक, नहीं है तो हम उसका रोस्टिंग या कैल्सिनेशन करके उसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करेंगे। अब क्या होती है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन? तो रोस्टिंग में दरअसल में हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड ओर को, याद रखना जो भी ओर हमने कॉन्सेंट्रेट, अबे कहां गया, जो भी ओर हमने कॉन्सेंट्रेट करा है उसे एक्सेस ऑफ एयर के साथ हीट करते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास जिंक सल्फाइड का ओर था, हमने सल्फाइड ओर है तो फ्रॉथ फ्लोटेशन से हमने उसे क्या करा होगा, प्यूरिफाई करा होगा। तो ऑक्सीजन के साथ जब आप इसे हीट करते हो तो ये खुद अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, और जितना सल्फर है वो सल्फर डाइऑक्साइड के फॉर्म में बाहर निकल जाता है। बट अगर मान लो हमें दरअसल में ऑक्सीजन की नीड ही ना हो, जैसे अभी हमने पढ़ा था ना, बहुत सारे मेटल के ऐसे कार्बोनेट होते हैं जो दरअसल में हीट करने पर अपने ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो अगर हमारे पास इस तरह के मेटल के कार्बोनेट हैं जो ऑक्साइड, जो हीट करने पर सीधे ऑक्साइड बना लेंगे, तो इनको ऑक्साइड में कन्वर्ट करने के लिए हमें एयर की जरूरत ही नहीं होगी। तो इसीलिए हम कैल्सिनेशन प्रोसेस करेंगे। कैल्सिनेशन प्रोसेस में क्या होता है, ओर को अभी भी हम हीट करते हैं बट इन एब्सेंस ऑफ एयर। क्यों एब्सेंस ऑफ एयर? अरे क्योंकि जरूरत ही नहीं है यार। जैसे मान लो हमारे पास ओर था कार्बोनेट, अब हमें पता है जिंक कार्बोनेट एक्टिविटी सीरीज में बीच वाले मेटल का कार्बोनेट है जो ऐसे ही हीट करने पर ऑक्साइड बना लेता है, तो इसके लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं है। बट यार जिंक सल्फाइड अपने आप ऑक्साइड थोड़ी बनाएगा, अब ये सल्फर अपने आप ऑक्सीजन में थोड़ी कन्वर्ट होगा, इसके लिए हमें ऑक्सीजन की नीड है। तो इसीलिए हम लोगों ने इस ओर के अंदर ऑक्सीजन के साथ हीट कराया, बट यहां पर ऑलरेडी हमारे पास ऑक्सीजन है, बस हीट करने पर ऑक्साइड बन जाएगा, तो हमें यहां पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस की जरूरत नहीं है। तो बिना ऑक्सीजन के प्रेजेंस के कॉन्सेंट्रेटेड ओर को जब हीट करा जाता है तो उसे बुलाया जाता है कैल्सिनेशन, और जब ऑक्सीजन के साथ उसे हीट कराया जाता है तो उसे बुलाते हैं रोस्टिंग। ठीक है, तो कई बार इसमें डिफरेंस पूछा जाता है रोस्टिंग और कैल्सिनेशन में। तो याद है ना, रोस्टिंग में हम लोग ओर को हीट करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या इन प्रेजेंस ऑफ एयर, बट कैल्सिनेशन में एब्सेंस ऑफ एयर होता है। और अगर कोई पूछ ले तुमसे कि भैया ऑक्सीजन का हमें एब्सेंस क्यों चाहिए होता है कैल्सिनेशन में, या रोस्टिंग में क्यों प्रेजेंट होना चाहिए, तो रोस्टिंग दरअसल में ऐसे ओर्स की कराई जाती है जिनमें ऑक्सीजन है नहीं, बट हमें ऑक्साइड ओर बनाना है, तो इसलिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है जो एयर से आ जाएगा। बट कैल्सिनेशन में ऑलरेडी हमारे ओर में ऑक्सीजन होता है, बस हीट करके ऑक्साइड बन जाता है, इसलिए एयर की जरूरत नहीं होती है। अब बच्चे रट तो लेते हैं कि भैया रोस्टिंग क्या है और कैल्सिनेशन क्या है, बट क्यों कैल्सिनेशन में एयर नहीं चाहिए और क्यों रोस्टिंग में एयर चाहिए, इसका रीजन भी याद रखना, क्योंकि यही तुम्हारी जिम्मेदारी है यार कि सिर्फ किताब में लिखी डेफिनेशन पढ़ नहीं लेनी है, उसके पीछे के जो कॉन्सेप्चुअल रीजन है वो भी समझने हैं, और वो भी बुक में ऑलरेडी पहले दिए जाते हैं, तो बस आपको चीजों को मिक्स करना है।
ठीक है, तो अब एक बार हमने ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, तो इसके बाद हमें ओर का करना होता है रिडक्शन। अब रिडक्शन कैसे करेंगे, तो हमारे पास एक मेथड है इलेक्ट्रोलिसिस। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा ऑक्साइड ओर है इसको फ्यूज करके यानी इसको मेल्ट करके लिक्विड फॉर्म में लाकर इसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, तो जो भी मेटल है वो रिड्यूस हो जाता है। और एल्युमिनियम में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, इसे हम एल्युमिनियम में डिटेल में पढ़ेंगे। इसके बाद कई बार हम रिड्यूसिंग एजेंट की हेल्प से रिडक्शन कर सकते हैं। अब हमें पता है एक्टिविटी सीरीज में जो मेटल ऊपर आते हैं वो आराम से रिड्यूस नहीं हो सकते, तो ऊपर वाले मेटल जैसे कि एल्युमिनियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इनका रिडक्शन करने के लिए इलेक्ट्रोलिसिस करना पड़ता है। बट जिंक और लेड जो कि एक्टिविटी सीरीज में काफी नीचे आते हैं वो बड़े आराम से कार्बन की हेल्प से रिड्यूस हो जाते हैं, तो आपको इलेक्ट्रोलिसिस कराने की जरूरत नहीं है, बस कार्बन से इन्हें रिड्यूस कर सकते हो और कार्बन यहां पर एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। और जो एक्टिविटी में बहुत नीचे आते हैं एलिमेंट जैसे कि सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया, कॉपर हो गया, ये तो भैया कई बार सेल्फ रिड्यूस हो जाते हैं, मतलब इन्हें आपको रिड्यूस करने के लिए कुछ और डालने की जरूरत ही नहीं है, बस हीट करो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है जब हमें इस प्रोसेस में मेटल मिलता है तो इंप्योर मेटल मिलता है, तो हमें अब करनी पड़ेगी मेटल की रिफाइनिंग। तो नोटिस करना क्या क्या स्टेप हमने कर लिए। अगर हमें ओर को उसके क्या नाम है, ओर से उसके मेटल को निकालना है, तो सबसे पहले ओर को हम क्रश या ग्राइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसमें से गंदगी निकालने के लिए उसे कॉन्सेंट्रेट करेंगे, फिर उसके बाद उसे ऑक्साइड ओर में कन्वर्ट करने के लिए अगर उसमें ऑक्सीजन नहीं है तो रोस्टिंग करेंगे, और ऑक्सीजन है तो कैल्सिनेशन करेंगे। फिर इस प्रोसेस तक हमें मिल जाएगा ऑक्साइड ओर। अब ऑक्साइड ओर का रिडक्शन करेंगे, तो जैसे ही आप रिडक्शन करोगे यहां पर आपको मिल जाएगा इम्प्योर मेटल। तो इम्प्योर मेटल से प्योर मेटल बनाने के लिए हमें यहां पर करनी पड़ेगी रिफाइनिंग, सफाई थोड़ी सी और, तो वहां प्रोसेस करना है अपने को रिफाइनिंग का। तो रिफाइनिंग ऑफ प्योर मेटल में हम 3-4 मेथड इस्तेमाल करते हैं, डिस्टिलेशन, लिक्वेशन, ऑक्सीडेशन और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग, जिसमें से अपने सिलेबस में हम इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग को ज्यादा पढ़ेंगे और ये एल्युमिनियम में आपको पढ़ने को मिलेगा भी। इसमें क्या होता है, हम लोग दरअसल में इंप्योर मेटल को इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से रिफाइन करेंगे, जिसमें हम एल्युमिनियम, कॉपर, लेड अक्सर इस तरह के मेटल लेते हैं। बाकी कई बार डिस्टिलेशन वोलेटाइल मेटल के केस में हो जाता है, जैसे कि जिंक और मरकरी में लिक्वेशन कर सकते हैं ऐसे मेटल्स में जो लो मेल्टिंग पॉइंट वाले होते हैं, जैसे कि लेड और टिन। और ऑक्सीडेशन में हम लोग आयरन वगैरह को इस्तेमाल करते हैं और इंप्योरिटी को स्लैग की हेल्प से निकालते हैं। ठीक है, अब उससे पहले ही हम लोग एल्युमिनियम की मेटलर्जी पर जाएं, आपको ये टेबल रटनी पड़ेगी भाई। ये टेबल भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपसे आपके एग्जाम में इनमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। बीएमआई, जो बच्चे रेगुलर फॉलो करते हैं उन्हें बीएमआई का मतलब पता है, जिनको नहीं पता उसका मतलब है भयंकर मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये मेरे बच्चे सारे एल्युमिनियम के ओर हैं, बॉक्साइट, क्रायोलाइट और कोरेंडम इनका नाम है, और ये उनके फॉर्मूले हैं, ये आपको रटने पड़ेंगे। ये सारे आयरन के ओर हैं, हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड, ब्राउन हेमेटाइट, आयरन ऑक्साइड विद वाटर, मैग्नेटाइट, आयरन ऑक्साइड Fe3O4 वाला, आयरन पायराइट FeS2 और सेडेराइट, आयरन कार्बोनेट, और ये जिंक के ओर है। तो इन ओर के नाम और फॉर्मूले मेरे बच्चे आपको रटने पड़ेंगे, क्योंकि ये कभी भी आपसे 1 मार्कर में पूछे जाते हैं। ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूं कि आप इसे प्रिपेयर करो, ये आप बस मेमोरी मतलब रटने वाला है, इसमें आप और कुछ नहीं कर सकते। और एडवाइजेबल यही रहेगा कि जब भी आपका एग्जाम हो, पहले तो आप हफ्ते हफ्ते एक बार इसको रिवाइज करते रहो 10 मिनट का टाइम देकर, और एग्जाम के 1 दिन पहले या 2 दिन पहले से इसको रटना अच्छे से शुरू कर दो। ठीक है, ये आपको याद रखना। देखो अक्सर बच्चों को यही नहीं पता होता, वो एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा पढ़ने बैठते। अरे एग्जाम के 1 दिन पहले पूरा नहीं पढ़ा जाता भाई। दरअसल में ऐसे टॉपिक जो कॉन्सेप्चुअल हैं आप पहले से कवर करके चल सकते हो। ऐसी चीजें जिन्हें दरअसल में जो मेमोरी बेस्ड है, रट्टा बेस्ड है, उन्हें आप लगातार छोटे छोटे इंटरवल पर रिवाइज करते रहो। पर एग्जाम के 1 दिन पहले 2 दिन पहले उनको बैठ कर अपने दिमाग में बैठा लो, रटो उनको इतना कि वो जैसे ही आ जाए आप उनका आंसर दे पाओ। तो अब ये सब वो चीजें हैं जो आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत है एग्जाम के 1 दिन पहले। ठीक है, बाकी आ जाते हैं एल्युमिनियम को बॉक्साइट ओर में से कैसे निकालते हैं। ये पूरी मेटलर्जी अपने सिलेबस में है, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। बॉक्साइट का फॉर्मूला आपको पता है Al2O3.2s2, मतलब एल्युमिनियम का ऑक्साइड ओर होता है बॉक्साइट। अब ऑक्साइड ओर है मतलब ऑक्सीजन ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो खुद सोचो जब हम लोग इस स्टेप पर पहुंचेंगे रोस्टिंग और कैल्सिनेशन वाले में, तो हम क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे या कैल्सिनेशन करेंगे, सोच के बताओ। ठीक है, तब तक हम लोग बात करना शुरू कर देते हैं एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के बारे में फ्रॉम बॉक्साइट ओर। तो सबसे पहले तो हम ओर को कॉन्सेंट्रेट करेंगे। ठीक है, मान लो हमने क्रश और ग्राइंड तो कर ही लिया, मेन मुद्दा है एल्युमिनियम के ओर को कॉन्सेंट्रेट करने का। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेट करने के लिए हम जिस मेथड का इस्तेमाल करते हैं उसे बुलाते हैं बेयर प्रोसेस।
बेयर प्रोसेस में जो इम्प्योर बॉक्साइट है, ठीक है, उसे सोडियम एल्यूमिनेट में कन्वर्ट करा जाता है। ये है सोडियम एल्यूमिनेट का फॉर्मूला NaAlO2। इसे कन्वर्ट करने के लिए बस एक छोटा सा काम करना होता है। बॉक्साइट ओर को NaOH के साथ आप हीट कर दो लगभग 200 डिग्री तक। तो जैसे आप इसे हीट करोगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी। सोडियम आपको पता है एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है और एल्युमिनियम नीचे आता है, तो बड़े आराम से सोडियम एल्युमिनियम को रिप्लेस कर देगा। और मतलब सोडियम एल्युमिनियम को रिप्लेस करने की कैपेबिलिटी रखता है। यहाँ पर रिप्लेस पूरा नहीं होता, एक एडिशन रिएक्शन मतलब एसिड बेस टाइप वाली रिएक्शन होती है, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्साइड दरअसल में बेसिक ऑक्साइड होता है, मतलब वो एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड की तरह बिहेव करता है, NH के साथ रिएक्ट करके ये सॉल्ट बना लेता है NaAlO2। अब ये जो सोडियम एल्युमिनेट है, ठीक है, ये दरअसल में इंप्योरिटी से सेपरेट हो जाता है और अब इससे वापस से हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड बनाना है, तो इसे फर्दर वाटर डाल के हीट करते हैं, AlOH होल थ्राइस बनता है। AlOH होल थ्राइस को 1100 डिग्री पर हीट करते हैं तो Al2O3 बन जाता है। हमें यूज एल्युमिनियम ऑक्साइड ही करना है, बट यहां पर क्या था, इसके साथ बहुत सारी इंप्योरिटी थी। इस मोमेंट पे रिएक्शन में नहीं लिखी है, बट यहां पर बहुत सारी इंप्योरिटी रही होगी। पर जब ये सब्सटेंस बना होगा तो ये और इंप्योरिटी अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है। और बस इसे फिर हम लोग क्या कर सकते हैं, फिल्टर वगैरह करके अलग कर लेते हैं, इंप्योरिटीज को अलग कर लेते हैं। अब इससे वापस से ऑक्साइड बनाना है, तो अब वापस से पहले इसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करते हो, वाटर डाल के हीट करके, और एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड को 1100 डिग्री तक हीट करना पड़ता है फर्नेस में, ताकि वापस से क्या मिल सके, एल्युमिनियम ऑक्साइड मिल सके। तो इस तरह से इस स्टेप में इंप्योरिटी क्या हो जाती है, अलग हो जाती है। हालांकि ये बात यहां मेंशन नहीं है, आपको याद रखना कि इसी स्टेप में सोडियम एल्यूमिनेट के साथ इंप्योरिटीज अलग हो जाती हैं। इसे फिल्टर करके अलग कर लेते हैं, इंप्योरिटी को अलग कर लेते हैं। तो हमें इस तरह से एल्युमिनियम ऑक्साइड कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में मिल गया। अब हमें एल्युमिनियम ऑक्साइड का, देखो एल्युमिनियम ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, हमें यहां पर ना तो रोस्टिंग करनी पड़ेगी ना कैल्सिनेशन करना पड़ेगा। तो अगर कोई आंसर दे रहा था अरे सर कैल्सिनेशन करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, तो बिना एयर के हम लोग हीट करा दे, तो जरा नोटिस करो, आपको जरूरत ही नहीं है यार उस, भाई कैल्सिनेशन या रोस्टिंग का काम है मेटल को ऑक्साइड बनाना, और एल्युमिना मतलब जो बॉक्साइट है वो ऑलरेडी ऑक्साइड ओर ही है। बॉक्साइट जो है वो एल्युमिनियम का ऑक्साइड ओर है, पहले से एल्युमिनियम ऑक्साइड के फॉर्म में है, तो आपको अलग से ऑक्साइड बनाने की जरूरत नहीं है। तो हम सीधे अब इसको एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश करेंगे, और एक्सट्रैक्शन करने के लिए क्योंकि एल्युमिनियम एक्टिविटी सीरीज में ऊपर आता है, तो इसे इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से रिडक्शन कराया जाता है, और इस मेथड का नाम है हॉल हेरोल्ड मेथड। इस मेथड में हम करते क्या हैं, हम लोग इस तरह के बहुत बड़े से कंटेनर के अंदर मॉल्टन एल्युमिनियम ऑक्साइड लेते हैं, मतलब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड लिया इसको मेल्ट कर देते हैं, लेकिन एल्युमिनियम ऑक्साइड का टेम्परेचर इतना ज्यादा होता है कि इसे मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो इसे मेल्ट करने के लिए मतलब ये आसानी से मेल्ट हो जाए, इसके लिए हम इसमें फ्लोरोस्पार डाल देते हैं, ठीक है। फ्लोरोस्पार, एल्युमिना लेते हैं 20%, कहां गया एल्युमिना लेते हैं 20, अबे क्या हो गया, एल्युमिना लेते हैं हम 20%, क्रायोलाइट लेते हैं 60% और फ्लोरोस्पार लेते हैं 20%। ये क्या चीज है क्रायोलाइट और फ्लोरोस्पार? अरे सर इतने फैंसी नाम लोगे हम डर जाएंगे। अरे देखो यार ये रहा क्रायोलाइट। क्रायोलाइट का फॉर्मूला क्या है, Na3Al(F6), ठीक है। तो मतलब बेसिकली में एल्युमिना का ही, मतलब एल्युमिनियम का ही एक और होता है क्रायोलाइट, वो हम डाल देते हैं, और ऐसे ही फ्लोरोस्पार डाल देते हैं, जो दरअसल में एल्युमिना का मेल्टिंग पॉइंट कम करने में हमारी काफी हेल्प करता है। तो एल्युमिना बड़े आराम से मेल्ट हो जाता है, और इन तीनों चीजों में मतलब एल्युमिना, क्रायोलाइट, इन सब में हमारे पास एल्युमिनियम ऑलरेडी प्रेजेंट है। तो इस तरह से हम लोग ये मॉल्टन मिक्सचर लेते हैं। अब इस मॉल्टन मिक्सचर को हम जिस कंटेनर में डाल रहे हैं उसे बुलाते हैं हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। और इलेक्ट्रोलाइट इसे क्यों बोला जा रहा है, पहले तो इसके बारे में बात कर लेते हैं। जब आप इन सबको मेल्ट करते हो ना, तो इसमें जो कैटायंस है, एल्युमिना और बहुत सारे अलग अलग एनायंस, वो अलग हो जाते हैं मेरे बच्चे, और कैटायन और एनायन के कॉम्बिनेशन को ही क्या बुलाया जाता है, इलेक्ट्रोलाइट बुलाया जाता है। तो इसीलिए यहां पर हमने इलेक्ट्रोलाइट ले लिया। अब इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमारे पास जो कैथोड है, ये कार्बन की लाइनिंग होती है। ये आपको कंटेनर में यहां पर ब्लैक जो पोर्शन दिख रहा है, ये दरअसल में कार्बन का कैथोड है। ये जो अंदर ब्लैक कलर की लाइनिंग आपको दिख रही है, बाहर नहीं, बाहर तो बस कवर है, अंदर ब्लैक कलर की जो लाइनिंग है ये कार्बन का दरअसल में कैथोड है, और ये सब कार्बन के एनोड है। अच्छा, यानी इसका मतलब है कार्बन ही यहां पर एनोड भी होता है, कार्बन ही यहां पर कैथोड भी होता है। इसको कराने के लिए बहुत हाई टेम्परेचर पे प्रोसेस कराया जाता है, लगभग 1000 डिग्री सेल्सियस पे, और इसके लिए जरूरी होता है कि आप करंट पास करो लगभग 100 एम्पियर का, वो भी 6 से 7 वोल्ट के अंदर। तो फिर रिएक्शन होती है, क्रायोलाइट जिसका फॉर्मूला है Na3Al(F6), ये आयंस में कन्वर्ट होता है, फ्लोरोस्पार CaF2 है, ये आयन बनाता है एल्युमिना, एल्युमिनियम और ऑक्साइड। तो एनोड पर जो रिएक्शन होती है, जितना भी ऑक्सीजन है
वो दरअसल में ऑक्सीजन, मतलब जितना भी ऑक्साइड है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में निकलता है। तो यहां पर आपको जो बबल्स दिख रहे हैं ये दरअसल में ऑक्सीजन गैस के बबल्स हैं। और कैथोड पर मेरे बच्चे लिखा नहीं है, कैथोड पर एल्युमिना जाकर, एल्युमिनियम जो है यहां पर भी एल्युमिनियम है, यहां पर भी एल्युमिनियम है, तो कैथोड पर एल्युमिनियम रिड्यूस हो जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था ना एनसीआर में, पाओ, अगर कोई भूल गया है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ा था एनसीआर में, पाओ नेगेटिव होता है कैथोड, उस पर होता है रिडक्शन। तो कैथोड पर रिडक्शन करना है तो एल्युमिनियम रिडक्शन करके एल्युमिनियम मेटल बना लेता है। तो हमें यहां पर एल्युमिनियम मेटल कंटेनर के अंदर मिलता है, और क्योंकि बहुत हाई टेम्परेचर है तो मोल्टन फॉर्म में मिलता है, तो यहां से मोल्टन एल्युमिनियम बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके एल्युमिनियम को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अब इसमें याद क्या क्या रखना है, क्रायोलाइट का फॉर्मूला, फ्लोरस्पार का फॉर्मूला, इन दोनों को ऐड क्यों करा जाता है, दो रीजन है। एल्युमिना जो होता है इसकी दरअसल में मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है, तो हमें यहाँ पर एल्युमिना फ्यूज स्टेट में चाहिए ताकि इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। तो इसका टेम्परेचर, इसका मेल्टिंग पॉइंट कम करने के लिए हम इसमें इंप्योरिटी डालते हैं, क्रायोलाइट और फ्लोरस्पार। क्रायोलाइट का काम है कंडक्टिविटी को बढ़ाना, फ्लोरस्पार का काम है दरअसल में इसके मेल्टिंग पॉइंट को कम करना। इस तरह से चीजें हमारी वर्क करना शुरू करती हैं। जब हमारे पास ये मिक्सचर बनता है लिक्विड का, तो इसमें एल्युमिनियम आयन भी रहता है और साथ में ऑक्साइड आयन भी रहते हैं, और बहुत सारे एनायन है। ऑक्साइड जाएगा एनोड पर और एल्युमिनियम जाएगा कैथोड पर, और हाई टेम्परेचर होने की वजह से एल्युमिनियम रिड्यूस होकर लिक्विड फॉर्म में बनता है, तो ये बाहर निकल आता है और ऑक्सीजन यहां पर बनती है। अब क्योंकि ये ऑक्सीजन जा रही है कार्बन ग्रेफाइट पे, तो ये कार्बन के साथ रिएक्शन करने लगती है और CO2 बनाने लगती है। इसलिए नीचे वाला आपको जो क्या नाम है ग्रेफाइट का पोर्शन दिखाया गया वो टूटा फूटा दिखाया गया है। इसलिए टूटा फूटा दिखाया गया है ताकि तुम्हें याद रह सके कि दरअसल में यहां पर जो कार्बन है वो ऑक्सीजन जो आ रही है उसके साथ रिएक्ट करके CO2 बना लेगा। तो ये छोटी छोटी बातें भी एज डिटेल आपको मेरे भाई याद रख के चलनी है, कभी भी पूछा जा सकता है। क्योंकि यार अगर तुम्हें पता है कि एनोड कार्बन का बना है और एनोड पे ही ऑक्सीजन गैस बन रही है, तो ये ऑब्वियसली तुमसे उम्मीद करी जाती है कि तुम्हें पता हो कि कार्बन ऑक्सीजन रिएक्शन करके CO2 बना लेंगे। तो एनोड अगर कार्बन का बना था और वो CO2 में कन्वर्ट होने लगा तो धीरे धीरे इसका अमाउंट कम होने लगेगा। बार बार हमें एनोड को चेंज करने की जरूरत है। ऐसा कुछ कैथोड पे नहीं हो रहा होगा, ठीक है। फिर दूसरा हम लोगों ने मेटल, एल्युमिनियम मेटल को क्या कर लिया है, प्यूरिफाई कर लिया है। अब एल्युमिनियम मेटल को हमने एक्सट्रैक्ट कर लिया है, अब उसे प्यूरिफाई करने की जरूरत है। तो प्यूरिफाई करने के लिए यानी रिफाइनिंग करने के लिए हम जो मेथड इस्तेमाल करते हैं उसका नाम है हुप्स मेथड। तो हुप्स मेथड में हम लोग दरअसल में 3 इमिसिबल लेयर्स बनाते हैं। अपर लेयर में हमारे पास प्योर मोल्टन एल्युमिनियम होता है और इसमें कार्बन के इलेक्ट्रोड लगे होते हैं, ठीक है, जो कैथोड की तरह काम करेंगे। मिडिल लेयर होता है, इसमें क्रायोलाइट होता है, BF2, AlF3, CF2, ये इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करते हैं। और लोअर लेयर होती है, इसमें इम्प्योर एल्युमिनियम होता है। तो लोअर लेयर में इम्प्योर एल्युमिनियम है, टॉप लेयर में प्योर एल्युमिनियम होता है, और बीच में हमारे पास क्या नाम है क्रायोलाइट की लेयर होती है जो इलेक्ट्रोलाइट की तरह बिहेव करती है। फिर जैसे ही आप इसका इलेक्ट्रोलिसिस कराते हो तो कैथोड पे एल्युमिनियम रिड्यूस होकर एल्युमिनियम बनाता है और एनोड पर एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज होकर एल्युमिनियम बनाता है। यहां पर प्लस आएगा साथ में, ठीक है, ये Al+3 नहीं होगा। एल्युमिनियम क्या करेगा, एल्युमिनियम आयन के साथ साथ 3 इलेक्ट्रॉन बनाएगा। और ये कहां पर है, नोटिस करो, जो एनोड है वो दरअसल में क्या है, इम्प्योर एल्युमिनियम। तो यहां पर जितना भी एल्युमिनियम इम्प्योरिटी के साथ ट्रैप है, यहां पर बहुत सारा एल्युमिनियम होगा जिसके बीच बीच में इम्प्योरिटी होगी। तो होगा क्या, जब ये एल्युमिनियम एनोड पर ऑक्सीडाइज होकर एल्युमिनियम आयन बनाएगा तो ये एल्युमिनियम आयन आ जाएंगे अंदर, यहां इधर एनोड की तरफ, सॉरी कैथोड की तरफ। अब एल्युमिनियम आयन जब कैथोड की तरफ जाने लगेंगे वहां पर रिड्यूस होकर एल्युमिनियम बनाएंगे, तो धीरे धीरे यहां से इंप्योरिटी जो है वो नीचे गिरती चली जाएगी और इंप्योरिटी हमें बाहर मिल जाएगी और प्योर एल्युमिनियम हमें ऊपर इकट्ठा हुआ मिल जाएगा। तो ये प्योर एल्युमिनियम ऑलमोस्ट 99.9% प्योर होता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग हुप्स मेथड से दरअसल में इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग करके एल्युमिनियम को प्यूरिफाई करते हैं। याद रखना इसमें एनोड भी एल्युमिनियम का होता है, कैथोड भी एल्युमिनियम का होता है। कैथोड टॉप लेयर होती है और एनोड बॉटम लेयर होती है, और बीच में इलेक्ट्रोलाइट भरा होता है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। बाकी आगे बात करी जाए एल्युमिनियम की प्रॉपर्टीज के बारे में, तो एल्युमिनियम की हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज पता है कि सिल्वर लाइट मेटल होता है, मेलेबल है, डक्टाइल है, एल्युमिनियम फॉइल्स बनाता है, कंडक्टिविटी इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, बॉइलिंग पॉइंट होता है 2050 और मेल्टिंग पॉइंट होता है लगभग 660 के आसपास, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बना लेता है, नाइट्रोजन के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम नाइट्राइड बना लेता है।
वाटर के साथ रिएक्शन करके एल्युमिनियम ऑक्साइड बनता है जो कि एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, एसिड के साथ भी रिएक्ट करेगा और बेस के साथ भी रिएक्ट करेगा। बाकी क्लोरीन सल्फर के साथ क्लोराइड और सल्फाइड बना लेता है, और एल्युमिनियम एल्कलीज के साथ रिएक्शन करके इस तरह से एल्युमिनेट सॉल्ट बना लेता है। तो ये इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स के साथ एल्युमिनियम एक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर आता है, तो एसिड के साथ साथ रिएक्शन करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट कर देता है। ये वही वाली रिएक्शन से, अब ये तो मुझे उम्मीद है आप बड़े आराम से खुद से लिख पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। बाकी हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात याद रखना कि नाइट्रिक एसिड के साथ एल्युमिनियम आराम से रिएक्ट नहीं करेगा। एल्युमिनियम नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करने में पैसिव हो जाता है क्योंकि इसके ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट हो जाती है। ठीक है, बाकी एल्युमिनियम दरअसल में खुद दूसरों को ड्यूस कर सकता है और खुद ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो एल्युमिनियम को आयरन ऑक्साइड के साथ जब हम हीट करते हैं तो आयरन को रिड्यूस करने में हेल्प करता है, और इसका इस्तेमाल कई बार आयरन की मेटलर्जी में भी करा जाता है। ठीक है, बाकी कुछ और अलग अलग मेटल के यूजेस के बारे में बात करें तो आयरन के यूजेस, तो कास्ट आयरन ड्रेन पाइप्स, गटर कवर्स और इस तरह की चीजें बनाने में काम आता है। रॉट आयरन चेन्स, हॉर्सशू, इस तरह की चीजें बनाने में काम आता है। स्टील को बहुत सारे कंस्ट्रक्शन मटेरियल में इस्तेमाल करते हैं। जिंक को हम लोग आयरन और स्टील को रस्टिंग से प्रिवेंट करने के लिए कोट करने में इस्तेमाल करते हैं, या फिर एलॉयज को बनाने में इस्तेमाल करते हैं। जिंक डस्ट को एज रिड्यूसिंग एजेंट इस्तेमाल किया जाता है बहुत सारी ऑर्गेनिक रिएक्शन में। जिंक कंपाउंड को हम यूज करते हैं एज पेंट। ठीक है, तो ये सब बस इंफॉर्मेशन बेस्ड आइडिया है, ये आपको बस पता होनी चाहिए। आपको वही वाली बात है, एग्जाम के 1-2 दिन पहले मतलब इनको छोटे छोटे इंटरवल पर रिकलेक्ट करने की जरूरत है। जैसे आपने आज पढ़ लिया, ठीक है, 4 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया, 4 दिन बाद फिर से रिवाइज कर लिया। इन की पॉइंट्स को, ये की पॉइंट्स हो गए, और के जितने नाम, केमिकल नेम और फॉर्मुले हैं वो सब हो गए, और एग्जाम के 1-2 दिन पहले इनका खूब कस के रट्टा मारा ताकि ये मेमोरी में रहें, क्योंकि ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी मेमोरी से निकलती ही रहेंगी। ये मेरे को ही नहीं सारी याद हो पाती, तो मेरे को भी जब कभी एग्जाम है या कुछ भी है, बच्चों को पढ़ाना है, कॉल कराना है, तो मेरे को वहां पर वो सारी चीजें फिर से रिकलेक्ट करनी पड़ती है। तो यही काम आपको भी करना पड़ेगा। ऐसे एल्युमिनियम के यूजेस है वो हमने काफी सारे पढ़ भी लिए। ठीक है, बाकी एक इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है एलॉयज। तो एलॉयज क्या होते हैं मेरे बच्चे, अगर उसके बारे में बात करें तो एलॉय दरअसल में होमोजीनियस मिक्सचर होता है 2 या 2 से ज्यादा मेटल का, जो कि और ज्यादा मेटल की प्रॉपर्टी को एनहांस कर देता है। ठीक है, तो एलॉय बनाते क्यों है, ताकि जो हमारा मेटल है उसकी अपीयरेंस और कलर अच्छा हो पाए, उसकी केमिकल रिएक्शन और अच्छी हो पाए, उसको कास्टिंग एबिलिटी अच्छी हो पाए, या फिर उसके मेल्टिंग पॉइंट को प्रिवेंट करने के लिए, उनकी हार्डनेस और स्ट्रेंथ को इंक्रीज करने के लिए हम एलॉय बनाते हैं। अब जैसे हमें एग्जांपल के तौर पे पता है आयरन बड़े आराम से रस्ट कर जाता है, तो हम अगर आयरन के पुल बनाएंगे तो वो जल्दी खराब हो जाएंगे। तो हमें वहां पर किसका इस्तेमाल करना पड़ता है, स्टील और इस तरह की चीजों का इस्तेमाल करना पड़ता है। आयरन की प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हम आयरन का एलॉय बनाते हैं, और ऐसा सिर्फ आयरन के साथ नहीं, बहुत सारे मेटल्स के साथ होता है। तो एक आपके पास और लिस्ट आ रही है अलग अलग एलॉयज के नेम और उनके कॉम्पोजिशन की। जैसे ब्रास है, तो ब्रास का मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट कौन है, तो पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कॉपर। तो यानी ब्रास कॉपर का एलॉय है, लेकिन उसमें हम साथ में और क्या डालते हैं, जिंक, ताकि भैया यूटेंसिल और कार्टेजेस वगैरह बनाने में इसका इस्तेमाल हो सके। ब्रॉन्ज कॉपर का एलॉय है, जो भी मेटल एलॉय में सबसे ज्यादा होगा उस एलॉय को उसी मेटल का एलॉय बोलेंगे। ब्रॉन्ज में कॉपर सबसे ज्यादा है तो ब्रॉन्ज कॉपर का एलॉय है। ये एल्युमिनियम का एलॉय है, मैग्नीशियम एल्युमिनियम का एलॉय है। शोल्डर दरअसल में लगभग लेड और टिन इसमें बराबर बराबर पड़ा होता है, दोनों के मिक्सचर का एलॉय है। स्टेनलेस स्टील में आयरन सबसे ज्यादा है तो आयरन का एलॉय है। मैग्नीज स्टील में मैग्नीज के साथ आयरन सबसे ज्यादा प्रेजेंट रहता है तो आयरन का ही एलॉय है, लेकिन ये मैग्नीज स्टील इसलिए बोल रहे हैं ताकि याद रहे इसमें मैग्नीज पड़ा है। टंगस्टन स्टील में टंगस्टन पड़ा होगा। ठीक है, गन मेटल कॉपर का एलॉय है, जर्मन सिल्वर कॉपर का एलॉय है, बेल मेटल कॉपर का एलॉय है। तो ये सब हमारे पास अलग अलग मेटल्स के एलॉय हैं, और वो किस चीज के साथ मेटल में और चीज इस्तेमाल करके डाले, मतलब उन एलॉयज में मेटल के साथ और क्या चीज डाली गई है वो भी आपको याद रखना पड़ेगा। खास तौर पे ये जिन पे मैं इंपॉर्टेंट लिख रहा हूं, ये तो बेयर मिनिमम है, ये आपको याद करने ही पड़ेंगे मेरे बच्चे विथ कॉम्पोजिशन। आप बाकी याद करो ना करो, लेकिन ये कितने हो गए, 3 3 6 और एक 7, थाला फॉर अ रीजन। ये भाई 7 आपको याद करने पड़ेंगे, ये तो मिनिमम आपको याद करने पड़ेंगे। इनके कॉम्पोजिशन और इनके यूजेस, ये बेयर मिनिमम है, इतने आपको करनी है। अब तुम भी क्लियर, मैं भी क्लियर, अगर बचा है टाइम तो रट लिया, बट बाकी सबको रट लिया, बट ये तो मिनिमम रटने कि ब्रास कॉपर का एलॉय है, इसमें जिंक पड़ा होता है। ब्रॉन्ज कॉपर का एलॉय है, इसमें जिंक और लेड टिन पड़ा होता है। क्या नाम है, शोल्डर लेड और टिन का एलॉय है, और ये शोल्डरिंग पर्पस के काम आता है। शोल्डरिंग क्या होता है, जो हमारे मदरबोर्ड्स वगैरह होते हैं उसमें सर्किट में करंट सप्लाई करने के लिए या वायर्स को चिपकाने के लिए एक एलॉय की जरूरत पड़ती है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम हो, जो बड़े आराम से मेल्ट हो जाए, वही है शोल्डर। तो उस प्रोसेस को बुलाते हैं शोल्डरिंग।
स्टेनलेस स्टील बहुत सारी जगह पे इस्तेमाल होता है, आयरन का अलॉय है, इसमें क्रोमियम, कार्बन, निकल पड़ा होता है, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास आ गया गन मेटल, उसमें कॉपर है, टिन है, लेड है, जिंक है, और ये बैरल्स ऑफ कैनन्स, गियर्स, बेरिंग्स यही सब बनाने के काम आता है। जर्मन सिल्वर, ये नकली सिल्वर के मटेरियल और क्या नाम है, रियोस्टैट, रेजिस्टर्स, इलेक्ट्रिक हीटर्स, ये सब बनाने के काम आता है। बेल मेटल, ये बेल्स और गोंग्स बनाने के काम आता है। तो ये सब आपको जरूर याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। बाकी एक छोटी सी बात हो जाती है कि हमारी पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे जो मेटल्स हैं, उनमें से कौन कौन से किस किस कैटेगरी में आते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टी होती है, उनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या नाम है, पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले 1 और 2 वाले ग्रुप के मेटल्स हैं, जिन्हें हम एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते हैं। तो इन मेटल की प्रॉपर्टी है, ये बहुत लाइट होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इनके लाइट होने के पीछे रीजन है, इनका एटॉमिक साइज बहुत बड़ा होता है, डेंसिटी बहुत कम होती है। सॉफ्ट इसलिए होते हैं क्योंकि 1-2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये एटम्स बहुत फर्मली बाउंड नहीं होते और बड़े आराम से क्या नाम है, हार्डनेस अटेन नहीं कर पाते। लेकिन जो 3 से 12 तक हमारे मेटल्स हैं, जिन्हें डी ब्लॉक मेंबर्स भी बुलाया जाता है, तो ये बहुत हैवी और हार्ड मेटल्स हैं, बहुत इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर में होते हैं, ठीक है। और अगर बात की जाए इनके हैवी और हार्ड होने के पीछे, तो ये स्मॉल एटॉमिक साइज की वजह से इनकी डेंसिटी बहुत हाई होती है। 13-16 में एल्युमिनियम मोस्टली आपको मेटल मिलता है, ठीक है, और इनका एटॉमिक साइज छोटा होने की वजह से ये वीकली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं। तो ये छोटी छोटी प्रॉपर्टी है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल की कहानी आ जाती है। तो एल्कली मेटल और एल्कलाइन अर्थ मेटल को थोड़ा और अच्छे से समझ लेते हैं। एल्कली मेटल अगर कोई भूल गया है तो उसके मेंबर होते हैं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। और एल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर होते हैं बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राशि। ये क्या है, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। इस तरह से हम लोगों ने पूरा पीरियोडिक टेबल में रटा था ना, ठीक है, कि एल्कलाइन अर्थ मेटल के मेंबर कौन है, बेटा, मांगे, कार, सेंट्रो, बाप, राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंटियम, बेरियम और रेडियम। तो इनका कंपैरिजन अगर करा जाए तो एल्कली मेटल की डेंसिटी लो होती है, इसके कंपैरिजन में एल्कलाइन अर्थ मेटल की थोड़ी सी हाई होती है। इनके मेल्टिंग पॉइंट लो होते हैं, इनके थोड़े से हाई होते हैं, इनके बॉइलिंग पॉइंट लो होते हैं, इनके थोड़े से हाई होते हैं। इनका कैरेक्टरिस्टिक कलर आता है, लेकिन इनका कोई कैरेक्टरिस्टिक कलर खास नहीं होता है। इनका बहुत स्ट्रांगली पॉजिटिव इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर होता है, बड़े आराम से इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं, बट ये इतना इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं होते हैं। ये हाईली रिएक्टिव होते हैं, थोड़े से कम रिएक्टिव होते हैं। एयर के साथ ये ऑक्साइड बना लेते हैं, और वाटर अगर प्रेजेंट है तो हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। और ये एयर के साथ धीरे धीरे टार्निश होते हैं, अपने ऊपर ऑक्साइड की लेयर डिपॉजिट कर लेते हैं। वाटर के साथ ये हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं, और ये भी वाटर के साथ हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। इसकी वैलेंसी 1 है तो हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला आता है MOH, और इसकी वैलेंसी 2 है तो इसका फॉर्मूला आता है MOH होल ट्वाइस। एसिड के साथ बड़े आराम से रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट करेंगे, क्योंकि इन सबकी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, और इनकी भी एक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो ये भी सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं। अब ये दरअसल में सेलिना वगैरह में दिया है तो मैंने आपको बता दिया है, बट इसके ऊपर सवाल है, इस बात के चांस कम है। सबसे ज्यादा एल्युमिनियम के एक्सट्रैक्शन के ऊपर आएंगे, जो भी हमने सारे प्रोसेस डिस्कस करे हैं। बाकी मेटल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, और दूसरा अलग अलग हमने जो वर्ड्स पढ़े, अलग अलग जो डेफिनेशंस पढ़ी है मेटलर्जी से रिलेटेड, उन सबके ऊपर। तो आई होप ये सारी चीजें आप लोग को अच्छे से समझ में आ गई होंगी। आज के लेक्चर में इतना ही रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए भाई जम के पढ़ाई करते रहो, रिविजन करते रहो, और जो भी डाउट्स आते रहे हमारे साथ डिस्कस करते रहो। सी द नेक्स्ट क्लास। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।